हाँ, जब आप पेपर कोई आपने पढ़ा है, उसको आपने प्रेजेंट करना है, या लिटरेचर रिव्यू में आपकी नज़र से कोई पेपर गुजरा है, तो उसमें आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो याद रखनी होती हैं। सबसे पहली बात उसमें यह है कि ये पेपर है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे पब्लिश्ड है, ये किसने लिखा है, उसको आप घर तक पहुँचा के आएंगे बंदे को, ठीक है, ये ज़रूरी है। आपको अगर आप लोगों ने अभी तक प्रेजेंटेशंस नहीं देखी हैं औरों की, तो खैर आप लोग अपनी देख लेंगे। जिन लोगों की प्रेजेंटेशंस थोड़ी दूर हैं, तो अभी जिन लोगों की रिसर्च प्रपोजल्स वगैरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं, उनमें बैठें ताकि आप लोगों को पता चले कि किस किस्म के सवाल किए जाते हैं, ताकि आपको पहले से एक्सपेक्टेशन हो कि भाई ये सवाल आएगा। अक्सर सवाल रिपीट होते हैं। जिस तरह एक कॉमन सवाल है, नुमान आज़म साहब पूछते हैं कि आपकी फील्ड में जो प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं, जो कि आमतौर पर पब्लिश करते हैं, जिनका इम्पैक्ट है आपकी फील्ड के ऊपर, वो कौन है, ठीक है। तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, यूँ आपको नाम आने चाहिए, 5-6 नाम तो आपको फ़ौरन पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आपको ही नहीं पता कि इम्पैक्टफुल रिसर्च कहाँ हो रही है, ठीक है। किन लोगों को आपने फॉलो करना है कि भाई ये स्टेट ऑफ द आर्ट काम कर रहे हैं, और इनको अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आई एम गेटिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज, ठीक है। आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि ये लोग हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वेन्यूज़ हैं जहाँ पे आपके एरिया की रिसर्च पब्लिश होती है, ठीक है। ये रिसर्च मेथडोलॉजी की वैसे क्लास नहीं है, तो इस वजह से, लेकिन बाहर चूँकि अब आपने सवाल पूछा तो मैं उसके जवाब में कह रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वेन्यू में, ये मसला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस में अगर आप हैं स्पेसिफिकली, चूँकि अब यहाँ पे हमारा जो बात चल रही है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की चल रही है, तो मशीन लर्निंग के डोमेन के अंदर जो चीज़ें हैं, मुझे सिक्योरिटी का पता है, सिक्योरिटी के डोमेन के अंदर जो चीज़ें हैं, मुझे वेब सर्च का पता है, सेमेंटिक वेब का पता है, इसके अलावा मुझे और बहुत, बस इसके बाद और कुछ नहीं पता। इन एटलीस्ट फील्ड्स के अंदर आपके पास जो वेन्यूज़ जर्नल्स के हैं, जो जर्नल्स हैं आपके पास, ठीक है, दोज आर गुड फॉर आर्काइवल पर्पसेस, ठीक है। आपके पास एक बहुत बड़ी एक रिसोर्स है जिसके अंदर आपके पेपर्स पड़े हैं, यू कैन गो बैक एंड रेफर टू देम, ठीक है। लेकिन आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट काम आपको मिलेगा कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, ठीक है। मशीन लर्निंग के बारे में आजकल मशहूर है कि आपके पास जो पेपर, चले मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि एक चीज़ होती है कॉन्फ्रेंस होगी, उसकी प्रोसीडिंग्स आएंगी, वो पेपर्स आएंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं प्री प्रिंट, कि अभी चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई लेकिन आपने एक साइट के ऊपर अपलोड कर दी, आर्काइव के नाम से, ARXIV के नाम से साइट है, अगर नहीं देखी तो अभी देख लें। वो प्री प्रिंट होता है कि अभी कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, मेरा पेपर शायद मैंने अभी तक सबमिट भी ना किया हो कहीं पे, उसके ऊपर मैंने अपना पेपर अपलोड कर दिया, तो प्री प्रिंट है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जो पेपर आर्काइव के ऊपर आ जाए दैट इज़ ऑलरेडी आउटडेटेड, ठीक है। तो जर्नल तो बहुत दूर की बात है, जर्नल से पीछे कॉन्फ्रेंसेस से पहले प्री प्रिंट, और वो प्री प्रिंट जो है जब आ गया आर्काइव के ऊपर तो दैट इज ऑलरेडी आउट ऑफ डेट, ठीक है, इट्स आउटडेटेड वर्क। तो आप ये सोचें कि जब आप कॉन्फ्रेंस तक जाएंगे और कॉन्फ्रेंस से आगे जब आप जर्नल का पेपर देख रहे हैं, जर्नल का पेपर एक नॉर्मली रिव्यू होने में 1.5 साल तो लगता है, कहीं नहीं गया ऑनलाइन आने में, सबमिशन से लेके वहाँ, ठीक है। तो 1.5 साल तो वो पुराना काम है, ठीक है। तो 1.5 साल में आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस कहाँ से कहाँ चली जाती है, ठीक है। स्पेशली एक तेज़ी से जो ग्रोइंग फील्ड्स हैं आपके पास, जिनके अंदर डे टू डे बेसिस के ऊपर इनोवेशन हो रही है, उसके अंदर ये होता है। तो वेन्यूज मैप आर्काइव पे डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। सिक्योरिटी का अक्सर काम आपको नहीं मिलेगा आर्काइव के ऊपर, मशीन लर्निंग का अक्सर काम आपको आर्काइव के ऊपर ज़्यादा मिलेगा। आप लोगों को जो साइटेशन है वो भी आर्काइव की मिलेंगी। पेपर पब्लिश होगा निप्स में, JMLR में, और उसकी साइटेशन जो होगी वो आर्काइव की होगी, क्योंकि वो पहले आर्काइव पे आया था, सब लोग उसी को साइट करते रहे तब से, समझिए। बाकी तो आर्काइव इस स्पेसिफिक एरिया में जिसमें अब हम जाना चाह रहे हैं, इसके अंदर आर्काइव इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनफैक्ट आप लोग अगर चलिए वो फिर बात दूर चली जाएगी। एनीवे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वेन्यू आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छे को मैं आम तौर पे, अगर मैंने इस वजह से शुरू में कहा कि कंट्रोवर्शियल है, कि आम तौर पे अगर आप कॉन्फ्रेंस का पेपर साइट करेंगे तो आपको पाकिस्तान में जो ऑडियंस मिलेगी वो ये कहेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस का पेपर है, इट्स नॉट गुड। अगर आप मुझे प्रेजेंट करेंगे, मैं सामने बैठा हूँगा, अगर आप जर्नल का पेपर मुझे प्रेजेंट करेंगे तो आई वुड से दिस इज़ प्रॉबली आउटडेटेड, ठीक है। अब मसला ये कि जब आप यहाँ पे अपने प्रपोजल डिफेंस वगैरह करेंगे तो मैं भी बैठा हूँगा और लोग भी बैठे होंगे, तो ये बैलेंस करना आपका काम है कि आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। पहले से मैंने बता दिया, ठीक है। मैंने अपनी रैशनल भी आपको दे दिया, जिन लोगों के जर्नल के इंपॉर्टेंस जिसको देते हैं उनका रैशनल उनसे आप पूछें, ठीक है। 12 मेरे कहने का मतलब है कि आपका वेन्यू स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके हर फील्ड के अंदर कुछ जर्नल इस तरह के होंगे जो कि बहुत टॉप के होंगे, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर की मैं बात नहीं कर रहा, इम्पैक्ट फैक्टर इज ए रिडिकुलस मेट्रिक मेरे हिसाब से। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं सिमिलर वर्क्स,
जो कि कोई फाउंडेशनल काम इस तरह का करते हैं कि आगे आने वाले 10-20 साल तक लोग उसको साइट करते हैं, ठीक है। अभी भी अगर आप मशीन लर्निंग का काम देखें तो LSTM का पेपर जो है तो वो 80s का है, वो साइट होता है, ठीक है, 80s का है, अभी भी LSTM के लिए वो साइट किया जाता है क्योंकि दैट वाज सेमिनल वर्क, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आर एक्सेप्शनल केसेस। आमतौर पे अगर आपका पेपर जो है वो 2-3 साल पुराना है, ठीक है, उसकी साइटेशंस फिर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पता लग रहा है कि 2 साल में 3 साल में उससे लोगों ने काफ़ी गैदर किया है कुछ। अगर उसकी साइटेशंस भी कम है और उसको साइट करने वाले भी अननोन से किस्म के लोग हैं, इसका मतलब है कि दिस पेपर हैज़ नॉट हैड एनी इम्पैक्ट, और आप उसको लेके आगे कुछ करना चाह रहे हैं तो योर फाउंडेशन इज़ वेरी वीक। समझ आ रही बात की? यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन अभी जो रिसेंट प्रेजेंटेशंस हुई हैं PhD की, उसमें एक बंदे ने ये कहा था कि मैं मुझे नहीं याद कौन था, लेकिन ये बात मुझे याद रहेगी कि उन्होंने कहा कि 2014 में पेपर पब्लिश हुआ है और उसकी अभी तक 12 साइटेशंस हैं टोटल, ठीक है। तो इस पिछले 2 साल में, 2.5 साल में उसकी 12 साइटेशंस हैं, और वो साइटेशंस भी पता नहीं है कि किन लोगों ने की हैं और क्या उसके अंदर वो, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर इसके बाद से ये लेटेस्ट पेपर है, इसके बाद कोई काम भी नहीं हुआ। तो 2.5 साल से पूरी दुनिया उसके ऊपर काम नहीं करी, तो आप क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसी आपने क्या चीज़ उसके अंदर खूबी आपको नज़र आ गई? या तो ये कि आप वाकईतन उसके अंदर कोई क्रिटिकल पॉइंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, अभी तक किसी को नज़र नहीं है, इट्स पॉसिबल, ठीक है। वो सवाल यहाँ पे आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि जी सारी दुनिया के जहन में नहीं है, आपके जहन में कहाँ से आया? इट्स नॉट अ वैलिड क्वेश्चन, बिल्कुल आपके जहन में आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन दैट वुड बी अ वेरी एक्सेप्शनल केस, ठीक है। रेयर केसेस में ऐसी कोई चीज़ होती है कि भाई 2.5 साल तक लोगों ने उसके ऊपर नहीं किया और आपके जहन में कोई चीज़ आ गई, तो इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी रेयर, ठीक है। यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस फॉर दिस आर्गूमेंट, ठीक है। एनीवे, तो आप लोगों के पास ये चीज़ होना चाहिए। पेपर का मैं आपको बता रहा था कि पेपर में आप लोगों के पास जब भी आप कोई पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली नाम शाम आपने देख लिए, कहाँ पब्लिश्ड है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जितने पेपर आप प्रेजेंट करते हैं उनकी आपको सारी तफसील पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पेपर किसने पब्लिश किया, उन्होंने इसके बाद इस पेपर के ऊपर कितने काम किया, उन्होंने आगे कंटिन्यू इसको किया कि नहीं किया, उनकी जो साइटेशंस हैं, इस पेपर की जो साइटेशंस हैं वो कौन लोग हैं, ठीक है। आया वो अच्छी जगहों पे पब्लिश हैं, जो जिन्होंने इसको साइट किया वो अच्छी जगह पे पब्लिश हैं कि नहीं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए पहले, ये तो बुनियाद होगी। इसके बाद इंट्रोडक्शन, उन्होंने क्या प्रॉब्लम टारगेट किया है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को उन्होंने किस तरीके से सॉल्व किया है, क्या रिजल्ट्स उन्होंने रिपोर्ट किए हैं और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। ये चौथी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम टारगेट किया है, नंबर 2 उनकी मेथोडोलॉजी के किस तरीके से उन्होंने उसको सॉल्व किया है, जो भी सोल्यूशन का उन्होंने तरीकाकार दिया हुआ है, ओवरऑल एक आपको पता होना चाहिए। रिजल्ट्स उन्होंने क्या रिपोर्ट किए हैं, या ये कहा है कि नहीं जी अभी तक ये आइडिया के लेवल पर है, हमारे पास कोई रिजल्ट्स अभी नहीं है, इट्स वेरी वैलिड, ठीक है। चौथी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। आप यूँ कह सकते हैं कि जी ये रिजल्ट्स इन्होंने जो रिपोर्ट किए हैं दे डू नॉट सीम वेरी वैलिड, ठीक है। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ गलती पाई जाती हो, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जो हैं बहुत लिमिटेड डोमेन के अंदर इन्होंने अप्लाई किए हैं, वाइड रेंज के ऊपर अप्लाई नहीं किए। या आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत वाइड रेंज पे अप्लाई किए, विच इज़ अ गुड थिंग। तो यू कैन हैव पॉजिटिव रिमार्क्स अबाउट इट और नेगेटिव रिमार्क्स अबाउट इट, दोनों किस्म की बातें हो सकती हैं। इसको कहा जाता है क्रिटिकल समरी। जब ये 4 चीज़ें आप मिलाएंगे ना तो आपके पास क्रिटिकल समरी, मुझे याद पड़ता है किसी ने 5 कहा था, हो सकता है इसके अंदर कोई चीज़ हो, लेकिन मेरे जहन में भी फिलहाल ये आ रही है कि ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये जब ये 4 चीज़ें आप एक पैराग्राफ में लिख लेते हैं तो दिस इज द क्रिटिकल समरी ऑफ द पेपर, ठीक है। तो दिस इज वेरी क्लोज टू द एब्स्ट्रैक्ट अदर देन दिस 4th थिंग, ठीक है। अच्छा लिखे हुए एब्स्ट्रैक्ट में ये 3 चीज़ें तो होंगी, क्या टारगेट किया, कैसे किया, रिजल्ट क्या अचीव किया। अच्छे एब्स्ट्रैक्ट में ये 3 चीज़ें होंगी। ये चौथी चीज़ जो है आपने उसके अंदर ऐड करनी है कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ठीक है, या इस पेपर के औरों के हिसाब से किस किस्म के रिजल्ट्स आपके जहन में आ रहे हैं, ठीक है। वेयर डज इट स्टैंड जी। फ्यूचर वर्क हो सकता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस फ्यूचर वर्क के साथ अच्छा इस वजह से नहीं है क्योंकि जो फ्यूचर डायरेक्शन बहुत लुक्रेटिव होती है वो कोई लिखता नहीं है पेपर में। आमतौर पे फ्यूचर वर्क में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि आपके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। आप कहते हैं कि भाई ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये करनी चाहिए लोगों को, और मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज यू आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, यू डोंट वांट दैट टू बी पब्लिक, ठीक है। लेकिन जी हमारी एक्सपीरियंस रिजल्ट्स के बारे में किस बेस पे हम देंगे पेपर पढ़ने के बाद? पेपर पढ़ने के बाद आपके जहन में जो इंप्रेशन, आपने पेपर पढ़ा, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी हमने ये रिजल्ट्स अचीव किए हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि इन्होंने रिजल्ट्स अचीव किए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सिर्फ जो पॉजिटिव एग्जांपल्स थी अपने रिजल्ट्स की वो शो की हैं, नेगेटिव एग्जांपल्स मुझे इस पेपर में नजर नहीं आई, ठीक है। या इसके अगेंस्ट अगर आपने पॉजिटिव वो कहना है, आप ये कह सकते हो कि इन्होंने बहुत थॉरो एनालिसिस किया हुआ है, इसके अंदर रिजल्ट्स बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है, मेथोडोलॉजी इतनी तफसील से है कि हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉजिटिव कमेंट उसके बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जब आप मिला के बनाएंगे तो ये आपकी क्रिटिकल समरी बनती है, ये आपकी प्रेजेंटेशंस में भी आपको काम आती है, ठीक है।
आपके प्रपोजल वगैरह में, सब चीज़ों में। आपके थीसिस के अंदर जो लिटरेचर रिव्यू वाला पूरा चैप्टर होता है उसके अंदर इसेंशियली सारे पेपर्स की क्रिटिकल समरीज होती हैं। दरमियान में लिंकिंग वगैरह होती है कि मैं इसके बाद ये पेपर क्यों बता रहा हूँ, लेकिन इसेंशियली दैट इज अ कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल समरीज ऑफ ऑल द लिटरेचर दैट यू हैव रिव्यूड। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो अभी से अगर आप जो पेपर पढ़ रहे हैं साथ साथ आप उसकी क्रिटिकल समरी बनाते जाएंगे तो थीसिस राइटिंग के टाइम पे आपके पास तैयार पड़ा होगा, वो उठाएं वहाँ से उधर डाल लें। ठीक है, लिंक कर लें उनको। और सबसे ज़्यादा आपका टाइम जो लगता है थीसिस राइटिंग में वो इसी लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर पे लगता है। और ये रिकॉर्ड हो रहा है तो उसके बारे में एक और भी मेरा कमेंट है, वो मैं भी बताता नहीं, वो बाद में फिर किसी को बताएंगे आपको। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो आप जो प्रेजेंटेशन भी करेंगे तो उसको इस पर्सपेक्टिव से करें कि हर पेपर के बारे में ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जो ऑथर्स का बैकग्राउंड वगैरह और जो उन्होंने काम किया हुआ, ये पेपर आगे कहाँ साइट हुआ है, वो आप एक्सेप्शनल केसेस में प्रेजेंटेशन में डालते हैं। ठीक है, एक पेपर है जिसकी 5000 साइटेशन है पिछले 1 साल में। ठीक है, तो वो आप कहेंगे उसको वेट देने के लिए कि देखें जी मैं पेपर प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी इतनी बहुत सारी साइटेशन 1 साल में हुई हैं। अच्छी बात है, लेकिन रूटीन में जब आप चल रहे हैं तो वो आपको लिखना नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि जब अगला आपसे सवाल पूछे कि जी पेपर कहाँ पब्लिश्ड है, किसने लिखा है, ये सारी बातें आपको तफसील से पता होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह के ऊपर बाद में बात करेंगे। आप लोगों में से कौन कौन रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ चुका है? कौन पढ़ रहा है? अच्छा, ये वाले सवाल जो हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हल करवाएं अगर अभी जो लोग पढ़ रहे हैं कि जी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स में क्या डालना होता है। ठीक है, अपने फॉर्मेटिंग का एक तरीकाकार होता है वगैरह वगैरह। और एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेटेक्स सीखें, आप लोगों के सर के ऊपर डाली जा रही है। ठीक है, जिसको नहीं आती वो सीख लें, जिसको नहीं पता कि क्या चीज़ है वो पता कर लें। ये आप लोगों के सर के ऊपर डाली जाएगी, हम एनफोर्स करने वाले हैं कि थीसिस वगैरह और प्रेजेंटेशन आपकी लेटेक में होंगी, उसके बगैर नहीं होगी। ठीक है, ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। इट्स नॉट जस्ट अ टूल। ठीक है, इट सेपरेट्स द प्रोफेशनल्स फ्रॉम द एमेचर्स। ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। एनीवे, अच्छा जी, कोई और सवाल है आप लोगों के तो पूछ सकते हैं, वरना हम थोड़ा सा कोई काम का काम भी कर लें। अच्छा जी, हम आज शुरू करना चाह रहे हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग थोड़ा सा तफसील से। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा रिव्यू दोबारा दे देता हूँ, कुछ नए लोग भी आए हुए हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एसेंशियली आपके पास मशीन लर्निंग की ही एक टाइप है। मशीन लर्निंग की 2 टाइप्स कॉमनली नोन है, एक सुपरवाइज लर्निंग और एक अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में होता यह है कि यू आर गिवन अ डाटा पॉइंट, ठीक है, और उसको आपने कोई लेबल असाइन करना होता है। ठीक है, लेबल कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। कंटिन्यूस की एग्जांपल इस तरह है जो कॉमनली दी जाती है कि अगर आपको एक बंदे के मुख्तलिफ फीचर्स वगैरह बता दिए जाए तो आप उसकी हाइट प्रिडिक्ट करें। ठीक है, उसका वजन आपको बता दिया, वो कहाँ से है, फलाना फलाना फलाना, ये सारी चीज़ें बता दी तो आप उसकी हाइट प्रिडिक्ट करें। तो हाइट चूंकि एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है, रैशनल नंबर में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज़ ए टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। एक किस्म है, उसको रिग्रेशन कहते हैं। दूसरी किस्म हो सकती है आपके पास कि जो आप आउटपुट लगा रहे हैं उसके ऊपर वो डिस्क्रीट हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये तस्वीर किस चीज़ की है। ठीक है, तो कुत्ता है, बिल्ली है, मेज़ है, कुर्सी है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो कुत्ता और बिल्ली के दरमियान में कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस स्पेस। कुत्ता है, दरमियान में खाली जगह है, और फिर बिल्ली है। ठीक है, दरमियान में आप नहीं कह सकते कि ये कुत्ते बिल्ली के दरमियान की कोई चीज़ है। ठीक है, तो ये जब आपके पास डिस्क्रीट आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये भी सुपरवाइज लर्निंग की एक किस्म है। ठीक है, दरमियान में जहाँ पे सवाल वगैरह हो आप लोग पूछ सकते हैं आराम से। तो ये आपके पास सुपरवाइज लर्निंग हो गई, जहाँ पे आप अपनी मशीन को कोई सोल्यूशन पहले से बताते हैं। आप उसको बताएंगे कि भाई ये कुत्तों की तस्वीरें हैं 5000 और ये बिल्लियों की तस्वीरें हैं 5000। जब उसको आपने दिखा दी उसके बाद फिर आप उसको कहेंगे कि अब ये तस्वीर देखो और मुझे बताओ ये क्या चीज़ है, तो वो कहेगा कि भाई ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। ठीक हो गया। अनसुपरवाइज लर्निंग जो है उसके अंदर बेसिकली आप ये उसको शुरू में जो आपने कुछ ट्रूथ्स बताए कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, जो आप उसको टीच कर रहे थे, जो सुपरविजन आप उसको प्रोवाइड कर रहे थे, वो नहीं होती। इसकी मिसाल इस तरह है कि मैं आपको एक इमेज दूं और मैं आपको ये कहूँ कि ये इमेज आप ले लें और ये मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने कलर्स हैं आपके पास। ठीक है, कितने कलर्स हैं आपके पास। तो अब कलर्स को लेने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। आप ये कह सकते हैं कि जी ग्रीन है और ब्लू है। ठीक है, अब ग्रीन की आगे 50 वेरिएशन हो सकती हैं, ब्लू की आगे 50 वेरिएशन हो सकती हैं। तो अगर वो ये कहे कि इसके अंदर 2 कलर्स हैं, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, वो विंडोज़ विस्टा की तस्वीर याद है आप लोगों को वॉलपेपर में जो हुआ करती थी? किस किस को नहीं याद? नीचे चमन होता है और ऊपर वो है। ठीक है, सबको याद है, काफ़ी मशहूर जी। एक्सपी का, सॉरी मैंने विस्टा बोला, एक्सपी का। तो उसको अगर आपने मशीन को दे दिया, मशीन ने कहा इसके अंदर 2 कलर्स हैं, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, इट्स अ वैलिड आंसर।
अगर वो ये कहे कि इसके अंदर ग्रीन का ये वाला शेड है, ठीक है, बॉटल ग्रीन है इसके अंदर, और सी ग्रीन है, और फलाना ग्रीन है, और डींगना ग्रीन है, और स्काई ब्लू है, और डार्क ब्लू है, और डीप ब्लू है, और एमरल्ड ब्लू है, और पता नहीं कौन कौन से ब्लू होते हैं, मुझे नहीं पता। हाँ जी, तो अगर वो कहे तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो आपने बेसिकली कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर उससे मांगा एंड यू डोंट नो व्हाट द करेक्ट आंसर इज। ठीक है, या आपको पता है, आपने मशीन को नहीं बताया। ठीक है, तो इसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहा जाता है। इसकी बहुत सारी अकसाम है, उसकी तफसील में हम नहीं जाना चाहते। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं आपके पास, कि आपके पास किसी किस्म की सुपरविजन नहीं है और कंप्लीट सुपरविजन आपके पास जितनी ज़रूरत है वो मौजूद है। ठीक है, ये दो एक्सट्रीम्स हैं। इसके दरमियान में रीइंफोर्समेंट लर्निंग लाया करती है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एसेंशियली होता ये है कि आपके पास सुपरविजन होती है, लेकिन नंबर वन, इट्स डिलेड। आपको मैं कहूँ कि जी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो मैं आपको वही दिखा दूँ। जी, ये ओपन एआई जिम की एग्जांपल है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एक एनवायरनमेंट है, इसमें आप इसको सीख सकते हैं। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है। इसमें हम ये कहते हैं कि जी आपका मकसद ये है कि जो पोल है उसको बैलेंस करना है। ठीक है, इसको आप, ये नीचे जो ब्रिक है, इसको आप ब्रिक है या व्हील कह लें, इसको जो भी चीज़ है, ये कार्ट है, इसको आप मूव करेंगे। ठीक है, और पोल को बैलेंस करना है। ठीक है, तो जब तक ये पोल बैलेंस्ड है या थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, वी आर फाइन। लेकिन जब ये पूरा नीचे गिर जाए तो दैट्स अ बैड थिंग। ठीक है, तो आप काफी देर तक इसको हिलाते रहेंगे, वो इस तरह झूमता रहेगा तो खैर है, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरेगा तो मैं कहूंगा कि ये आपने बुरा काम किया। ठीक है, जब तक वो ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। तो आप उसको बड़ी देर तक हिलाते रहे, और उसके बाद जब वो नीचे गिरा तो फिर मैंने कहा कि दैट्स अ बैड थिंग। ठीक है, तो आपको जो मैंने ग्राउंड ट्रूथ बताया, जो मैंने आपको सुपरविजन प्रोवाइड की, वो बड़ी देर बाद आई। ठीक है, दूसरी एग्जांपल हमने कल इसकी डिस्कस की थी कि आप गाड़ी चला रहे हैं, या कोई मशीन गाड़ी चला रही है, और काफ़ी तेज़ उसने गाड़ी चलाई, आखिर में सामने से दूसरी गाड़ी आ गई, इसने ब्रेक लगाई और एक्सीडेंट हो गया उसका। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि ब्रेक लगाने के बाद एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ब्रेक इज नॉट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। कॉज जो थी वो बड़ी पीछे थी, जो उसने एक्सीलेटर पिछले 1 घंटे से दबाया हुआ है, उसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ है, उस ब्रेक की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो जो आपको आखिर में सिग्नल मिला है करेक्ट या इनकरेक्ट होने का, वो डिलेड है, बड़ी देर बाद आया है। आपने गलती बहुत पहले की थी और आपको सिग्नल बहुत देर बाद मिला है। ठीक है, बात समझ आ रही है? नंबर एक, आपके पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो सिग्नल होता है, जो सुपरविजन होती है, वो डिलेड होती है। ठीक है, नंबर दो, आप जो काम करते हैं, ठीक है, आपने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया हर एक स्टेप के ऊपर, ठीक है, काफी स्टेप्स के बाद जाके आपको सिग्नल मिलेगा, लेकिन हर स्टेप के ऊपर जो आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस आउटपुट की वजह से आपके एनवायरनमेंट के ऊपर कोई फर्क भी आएगा। सुपरवाइज लर्निंग में, अनसुपरवाइज लर्निंग में मॉडल के हिसाब से आपके पास ये आउटपुट जो है, ये आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, जबकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, आज हम इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज भी कर लेंगे, कि आप जो कोई आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये दो मेजर फर्क हैं आपके, जो ट्रेडिशनली हम जिसको मशीन लर्निंग समझते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि इट्स सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड, तो उससे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का फर्क ये है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई? ये वैसे बाय द वे यहाँ पे हमारे पास एक, जी एक सेकेंड, अच्छा बाय द वे जो लोग नए हैं, ये इसकी हम वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर्स की। ठीक है, तो ये मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, और साथ साथ आप लोग फिर देख भी सकते हैं। तो कल के जो हमने डिस्कशन किया वो थोड़ी सी तफसील से थी, तो उसको भी फिर दोबारा देख लें आप लोग। ठीक है, हाँ, दूसरी अनाउंसमेंट, हमारा जो न्यू कोर्स रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो गया है, 638 कोर्स कोड है, तो वो वाला मसला भी इंशाल्लाह हल हो गया। ठीक है, तो आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं कि कम से कम वो इशू नहीं है कि ये कल को ऑफर नहीं होगा। ठीक है, दिस इज स्टक। अच्छा देखें, आपके पास सुपरवाइज लर्निंग में क्या है, मैंने आपको एक इमेज दिखाया, दिस इज अ कैट, इमीडिएटली मैंने आपको बता दिया। इस तरह 5000 मैंने आपको कैट्स के 5000 डॉग्स के इमेजेस दिखा दिए। उसके बाद अब मैं आपको कहता हूँ कि ये इमेज है, ये किस चीज़ का है, आपने कहा कैट। ठीक है, इमीडिएटली आपको पता चल गया कि जवाब सही है या गलत है। पहले तो आपका इसके साथ कोई काम नहीं है कि आपका जवाब सही है कि गलत है, आपने प्रेडिक्ट कर दिया, मशीन खत्म हो गई। मशीन का उसके बाद कोई काम नहीं है कि मैंने सही प्रेडिक्ट किया कि गलत प्रेडिक्ट किया। हमारा उसके साथ काम है कि इसने सही प्रेडिक्ट किया या गलत किया, लेकिन मशीन का उसके साथ कोई काम नहीं। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, जो उसने प्रेडिक्ट किया तो उसको फौरन मैंने बता दिया। अगर मैंने उसको बताना हो तो फौरन पता लगे कि ये सही है या गलत है काम। ठीक है, अगर इसने डॉग को कैट कहा, फौरन पता लग गया, कैट को डॉग का फौरन पता चल गया, कैट को कैट का, डॉग को डॉग का, सही बात है, फौरन पता लग गया। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, उसके डॉग या कैट कहने की वजह से मेरे अगला जो मैंने उसको इमेज दिखाना है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ इमेजेस है, मैंने वो उसको दिखाने हैं, चाहे वो सही गए या गलत गए, मैंने सारे एक एक करके उसको दिखाने। ठीक हो गया। जबकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होगा कि गाड़ी की उसमें एग्जांपल है, वहीं पे एग्जांपल हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दैट प्रॉब्लम। तो दूसरी एग्जांपल ये है, गाड़ी की एग्जांपल है, आपने यहाँ से लाहौर जाना है। ठीक है, इफ यू गेट टू लाहौर, दैट्स अ पॉजिटिव सिग्नल, वेल डन, यू डिड वेल।
ठीक है, दैट्स अ पॉजिटिव सिग्नल। लेकिन वो आपको तब मिलेगा जब आप लाहौर पहुंच जाएंगे, आपको 7 घंटे लगेंगे उस तक जाने में। उसके दरमियान में आपको मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, गाड़ी चलानी पड़ेगी, स्टीयरिंग मोड़ना पड़ेगा, एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा और गाड़ियों से बचना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने होंगे, ठीक है। आखिर में जाके आपको कहा जाएगा कि येस यू डिड गुड, ठीक है। वरना यही एक्सीलेटर और स्टीयरिंग और ब्रेक और ये सारे करते करते अगर आप चकवाल पहुंच जाएंगे तो जाहिर बात है कि यू डिड नॉट अचीव दी रिजल्ट, ठीक है। चकवाल किधर है? लाहौर से दूर है ना, लेट्स अज्यूम कि दूर है, ठीक है। कराची पहुंच जाएंगे आप, चलिए, ठीक है। तो सिग्नल जो है बहुत देर बाद जाके मिला, नंबर 1। नंबर 2, आपने जब स्टीयरिंग घुमाया तो अगर आपने किसी गलत जगह पे स्टीयरिंग घुमा दिया, आप गलत सड़क पे चले गए, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे आपके फर्दर एक्शंस के ऊपर। अब आपको वहां से वापस मुड़ के आना पड़ेगा। अगर आप मोटरवे पे गलत इंटरचेंज पे उतर गए तो आपको वापस घूम के आना पड़ेगा, आपको कुछ और एक्शंस करने पड़ेंगे। तो आपके एक्शंस की वजह से एनवायरनमेंट चेंज हुई और उस चेंज को अब आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगर आपने सही काम किया उसकी भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आप जल्दी पहुंच रहे होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज जो है नंबर 1। नंबर 2, आपका जो फाइनल रिवॉर्ड है, जो सिग्नल आपको मिलेगा अच्छे बुरे का, वो बहुत डिलेड है। तो ये 2 फर्क है। बाकी इसकी तफसील अभी हम आहिस्ता आहिस्ता उठाएंगे। ये फर्क अब यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। ये हमने जितनी एग्जांपल्स दी है, ये टेस्ट के दौरान जो लेबलिंग हम करते हैं, जी जी, उधर डिले है। ट्रेनिंग के दौरान तो ऐसा नहीं होगा। ट्रेनिंग में भी देखें, मैंने आपको कहा कि ये गाड़ी है, ये यहाँ से लाहौर तक सही जा रही है, ठीक है। लेकिन जब तक वो जा रही है आपको तो नहीं पता ना कि भाई अब ये करेक्टली पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई, क्या पता दरमियान में एक्सीडेंट हो जाए। जब वो वहां पहुंच गई तो फिर आपको पता चलेगा कि ये सारा काम मैंने अच्छा किया था। या हो सकता है कि मैं दरमियान में नीचे इस्लामाबाद मोटरवे पे गलती से उतर गया था, मैं वापस आया, तो दैट वाज नॉट अ गुड पार्ट, बट ओवरऑल दी ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड। सर इसमें लेबल्स का पहले से पता होता है? नहीं, This is not supervised. सिर्फ आखिर में जो है ना, आखिर में जाके आपको, दिस इज नॉट सुपरवाइज्ड लर्निंग, मैं यही कह रहा हूँ बिल्कुल। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज नॉट सुपरवाइज्ड लर्निंग, दिस इज डिफरेंट। इट्स नॉट अनसुपरवाइज्ड, क्योंकि सुपरवाइज में तो सिरे से होता ही नहीं है लेवल। इसमें लेवल मिलेगा, देर से जाके मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको सेमी सुपरवाइज कहा जाता है कभी कभी, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम अक्सर प्रॉब्लम्स इस तरह के देखेंगे कि हमारे पास वो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, इस किस्म का कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। इसको कहते हैं कि दरमियान में आपको इंटरमीडिएट रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। हो सकता है कि जो एग्जांपल हमने कल भी देखी थी, अभी दोबारा भी देखेंगे पैकमैन की, तो उसमें यह है कि दरमियान में अगर आप वो छोटे डॉट्स खा रहे हैं, पैलेट्स अगर आप खा रहे हैं, तो यू आर गेटिंग सम स्कोर्स। मारियो में आप कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं, यू आर गेटिंग सम स्कोर, ठीक है। तो आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है। लेकिन दैट्स नॉट ऑलवेज द केस, ठीक है। इंशाल्लाह इसको जब फॉर्मलाइज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये सवाल आप लोगों के चल आगे क्लियर हो जाएंगे। ऑल गुड क्वेश्चंस। और कोई सवाल? एनीवे, तो इसके लिए थोड़ा सा ज़रा ये देख लेंगे, कल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन पूरे फ्लो में जाने के लिए फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम ये कर लें कि गेम प्लेइंग जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए एक बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, तो गाड़ी यहाँ से वहाँ ले जाएं, ठीक है, इस तरह की एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ विच आर फेयरली टॉय एग्जाम्पल्स, ठीक है। हमारे हिसाब से अगर कोई बंदा गाड़ी चला के लाहौर तक पहुँच सकता है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, मतलब इट्स एन ईजी टास्क। लेकिन मशीन के लिए अच्छा खासा प्रॉब्लमेटिक काम है। पहले तो अगर आपके पास कोई ऐसा रोबोट है जो कि गाड़ी चला सकता है तो ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा आजकल हुआ है, ठीक है, तो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलना अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। इनफैक्ट रुमाल को तय करना एक बहुत बड़ा काम है रोबोट के लिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इतनी ज़्यादा मुश्किलात को थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट अवे किया गया है और एक ऐसी एनवायरनमेंट में हम स्टडी करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग को जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। मारियो की एग्जांपल हमने कल ली थी, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि मारियो को कहेंगे तो मुड़ जाओ, ठीक है। जब आपके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है तो आपको उसको कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जितनी कम कैपेबिलिटीज़ होंगी उतनी कम इंटेलेक्ट की ज़रूरत होगी, समझ आ रही ना बात की। तो मारियो में आप 2 काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं, लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, मैं लेफ्ट राइट में राइट जाएं, लेफ्ट जाएं या जंप करें, ठीक है। ये आप काम कर सकते हैं। तो आप 3 काम कर सकते हैं हर एक स्टेज के ऊपर। जब भी आपसे पूछा जाए कि अब आप क्या करेंगे तो आप इन तीनों में से एक बात बताएंगे, ठीक है। तो इट्स अ वेरी लिमिटेड स्पेस, ठीक है, सो टू से। तो इस वजह से हम गेम प्लेइंग के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपको बताया गया है कि ये ज़रा इसको समझ लें कि क्या चीज़ है। ये एक चार्ट है जो कि हमें एसेंशियली बताएगा, ओके, ये चार्ट है जो कि हमें बताएगा कि गेम प्लेइंग की सिचुएशन अभी करंटली क्या है। तो ये यहाँ पे गेम्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसकी बताया जा रहा है कि करंट सिचुएशन क्या है। तो ब्रेक का मतलब है कि इट्स वेरी इजी, ठीक है, बड़ी आसानी से
इसको आप खेल सकते हैं। ह्यूमन का मतलब है कि ह्यूमंस को, एक आम जो ह्यूमन है उसको हरा सकता है, मशीन हरा सकती है, ठीक है। अगर आप किसी आम से, जिस बंदे को बस चेस थोड़ी बहुत आती हो, उसको किसी मशीन के अगेंस्ट कर दें तो वो उसको हरा सकता है, ठीक है। ह्यूमन का मतलब ये। एक्सपर्ट का मतलब है वर्ल्ड एक्सपर्ट, ठीक है। लेट्स से वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन जो है, ठीक है, उसको मशीन हरा सकती है कि नहीं हरा सकती। और सॉल्ट का एक स्पेसिफिक मतलब है। सॉल्ट का मतलब ये है कि आपको अगर गेम की कोई भी स्टेट दिखा दी जाए तो आप ये बता सकें कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, ठीक है। समझ पड़ी है? यू नो विद 100% एक्यूरेसी whether you're going to win or lose. That is called a solved game, ठीक है। सॉल्व गेम का मतलब है कि आपको अगर एक कोई भी सिचुएशन दिखा दी जाए तो आप 100% एक्यूरेसी से कह सकेंगे भाई ये तो हारा या जीता। ऑल पॉसिबल स्टेट्स, जो उसके अंदर जितनी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, उनमें से कोई भी आपको दिखा दी जाए तो आप कहेंगे हाँ जी ये मैं हारूंगा या ये मैं जीतूंगा, ठीक है। जिस तरह अगर आप वो जीरो कांटा की एग्जांपल होती है, अगर आप उसको ले लें तो बिल्कुल अगर मैं आपको ब्लैंक बताऊं तो आप नहीं कह सकते कि मैं जीतूंगा, हारूंगा या टाई होगी। लेकिन अक्सर उसकी स्टेट्स इस तरह की होती हैं जिनको अगर आप देख लें तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तो टाई है, बस ये अब फंस गया। हम खेलते हैं ना तो हम कहते हैं भाई ये वाली मूव कर दी तो बस उसके बाद ये टाई है। हाँ, उसको अभी डिस्कस करते हैं कि वो क्यों ज़्यादा है थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी ये देखें कि यहाँ पे बहुत सारी हम ये कहेंगे कि दिस गेम इज सॉल्ट। अगर आप किसी भी गेम की स्टेट को देख के ये कह सकें कि प्लेयर 1 जीतेगा या प्लेयर 2 जीतेगा तो दैट इज अ शॉर्ट गेम, जिसका क्या मतलब है कि यू ऑलरेडी नो, यू डोंट नीड टू प्ले द गेम, ठीक है। मशीन पहले से कह सकती है कि भाई ये काम करूंगी तो मैं जीतूंगी, ठीक है, या मैं जीत ही नहीं सकती, खेलने की कोई जरूरत ही नहीं है, या टाई होगा। सर यहाँ पे इनिशियल स्टेट की बात हो रही है या कोई एनी स्टेट, ठीक है। समझ आ रही है? ये चीज़ थोड़ी सी एम्बिगुअस है, लेकिन सॉल्ट का बेसिकली मतलब ये है। आपके जहन में जो भी गेम्स आ रही होंगी ना कि भाई ये तो नहीं हो सकता कि इनिशियल देखते ही हम ये कहें, तो इसका मतलब है कि दोज आर नॉट सॉल्ट। जिस तरह चेस के पजल होते हैं आदि से जी, लेकिन वो चेस में मसला ये है कि वो आपको कोई एक स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन दिखाई गई होती है। अगर आपको कोई भी एट रैंडम कोई कन्फिग्रेशन दिखा दी जाए तो आप नहीं कह सकते कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश बोर्ड अगर आपको दिखा दिया जाए तो आप नहीं कह सकते, ठीक है। इट्स ईदर विन और लूज, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस पे हम नहीं कह सकते, इनिशियल स्टेज। हाँ, लेकिन सॉल्ट, अगर कोई गेम सॉल्ट है तो इसका मतलब है कि आप इनिशियल स्टेज पे भी कह सकते हैं, ठीक है। दोबारा ये सॉल्ट तक अभी कोई चीज़ इस तरह की वो है नहीं। चेकर्स जो है इसमें आप गिवन अ सिचुएशन आप ये बात कर सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर हाउ, इसको आप लोग फिर खुद स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे, इसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, सॉल्ट के साथ हम बिल्कुल नहीं देखेंगे क्योंकि हम उन चीज़ों के अंदर बात करना चाह रहे हैं जो कि बेसिकली इस जगह पर है, ठीक है। चेस जो है वो आप लोगों को जैसा पता है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डीप ब्लू था, ठीक है। इसने गैरी कैस्परोव को हराया था पता नहीं कौन से ज़माने में, ठीक है। हम भी छोटे थे, आप लोग तो शायद पता नहीं, उसको पैदा भी ना हो। तो दिस इज एक्सपर्ट लेवल, ठीक है। यहाँ पे गो का लिखा हुआ है कि गो इज स्लाइटली बिलो एक्सपर्ट। ये स्लाइड चूंकि इनकी पुरानी है थोड़ी सी, लेकिन अब आपको पता है कि गो हैज़ ऑलरेडी बीटन दी वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, जिसको अल्फा गो हम कहते हैं। तो ये इसको आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्लाइड्स इनकी थोड़ी पुरानी है तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी पुरानी इन्फॉर्मेशन है। पैकमैन का भी पता नहीं है। पैकमैन जो है दैट इज अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन चेस, ठीक है, क्योंकि पैकमैन में आपके पास एडवर्सरीज जो हैं वो भी ज़्यादा हैं, और अभी आगे जाके हम देखेंगे कि आपके पास पॉसिबल मूव्स तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द गेम स्टेट बनती हैं वो बहुत ज़्यादा बनती हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके इसको हम देखेंगे तफसील से। ये पैकमैन की एग्जांपल आगे हम चलाएंगे तो इसको थोड़ा सा भी समझ लें कि क्या है, जिनको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, फिर देखें। ये पैकमैन है, ठीक है, ये बहुत मशहूर गेम है, इसको गोस्ट कहते हैं, ठीक है। ये 2 गोस्ट्स हैं, ये बेसिकली पैकमैन को खाना चाहते हैं और पैकमैन जो है इन पैलेट्स को खाना चाहते हैं। ये जो वाइट डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो बड़ा सारा है इसको पावर पैलेट कहते हैं। जब पैकमैन पावर पैलेट खा लेता है तो फिर वो गोस्ट को खा सकता है, ठीक है, फिर गोस्ट पैकमैन से भागते हैं, ठीक है। ये बेसिक पैकमैन की कहानी है, ठीक है। मकसद क्या होता है, सारी पैलेट्स को ख़त्म करना होता है। व्हेन यू फिनिश ऑल द पैलेट्स ऑन द बोर्ड यू विन द राउंड, ठीक है, देन यू गो टू द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। और गोस्ट ये करना चाहते हैं कि वो पैकमैन को खा लें। तो इफ़ अ गोस्ट ईट्स यू दैट्स अ बैड थिंग, यू गेट अ नेगेटिव रिवॉर्ड, ठीक है। ये सिचुएशन होती है। एजेंट जो है हमारे पास, आगे हम इसको फॉर्मली देखेंगे। एजेंट हमारी वो मशीन है जिसको बेसिकली हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। एजेंट कुछ सोचेगा या नहीं सोचेगा और उसके जवाब में कुछ काम करेगा, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगी और एनवायरनमेंट जो है उसको परसेप्ट्स वापस भिजवाएगी, यानी कि उसको कुछ बताएगी कि भाई एनवायरनमेंट में ये चेंज आया, या एजेंट खुद देख लेगा,
ठीक है, लेट्स से आप गेम खेल रहे हैं तो आपने अप का एरो जब प्रेस की तो आपको पता चला कि जी इस कैरेक्टर ने छलांग लगाई है, या पैकमैन है तो आपने आपका एरो प्रेस किया तो आपको पता चला कि पैकमैन की पोजीशन ऊपर मूव हो गई है, तो यू आर गेटिंग द परसेप्ट्स बैक। ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने स्टीयरिंग को इस तरह मोड़ा तो आपका व्यू जो है वो चेंज हो गया, आपको पता चला कि हाँ जी एनवायरनमेंट फर्क हो गई है। ठीक है, तो परसेप्ट्स आपको या दिए जाएंगे या आप खुद ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इंटरनली कुछ सेंसर्स होते हैं, यहाँ पे दरमियान में आप अपनी कोई लॉजिक जंगाते हैं, और आखिर में आपके कोई एक्चुएटर्स होते हैं जो कि एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। एजेंट वो चीज़ है जिसको हम ट्रेन करना चाह रहे हैं, एनवायरनमेंट वो है जिसके अंदर एजेंट काम करता है, एजेंट एक्शन परफॉर्म करता है, एनवायरनमेंट से परसेप्ट वापस लेता है और कुछ सोचता है कि अब अगला एक्शन मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मकसद क्या होगा कि मुझे इवेंचुअली कोई रिवॉर्ड है जो कि मैं जमा करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ मकसद है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। ठीक है, वो मकसद कहाँ से आएगा वो एक अलग सवाल है, बाद में फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक जो बेसिक एग्जांपल है एजेंट्स की, अगेन ये एआई में तफसील से पढ़ा जाता है, मैं यहाँ पे रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए हमारी बात, डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, वरना ये हमारा कंसर्न नहीं है। रिफ्लेक्स एजेंट्स जो है उसको ये कहा जाता है कि एनवायरनमेंट देख के और वो ये नहीं सोचता कि मेरे किसी भी ये जो एक्शन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इसका आगे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स करता है। ठीक है, रिफ्लेक्स आप लोगों को पता है कि अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन आपका हाथ उससे दूर होता है। ठीक है, आपका मेंटल रिफ्लेक्स है ये कि फ़ौरन आप उसको हाथ को दूर करना चाहते हैं। तो रिफ्लेक्स का एसेंशियली मतलब ये होता है कि देयर इज़ नो इंटेलेक्चुअल थॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, रिफ्लेक्स आमतौर पर जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एजेंट की एक एग्जाम्पल है, उसको सेब नजर आया, उसका रिवॉर्ड ये है कि मैंने सेब जमा करने हैं। ठीक है, उसको सेब नजर आया, उसने छलांग मार दी सेब के पीछे। ठीक है, अब ये नहीं देखा कि नीचे खाई है, छलांग मारने से सेब तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं खाई में गिर सकता हूँ, या हो सकता है सेब पकड़ के खाई में गिर जाए। ठीक है, तो सेब तो उसने ले लिया, रिवॉर्ड तो ज़्यादा कर लिया, लेकिन एक नेगेटिव रिवॉर्ड भी उसको मिल गया जो कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एजेंट। ये करते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड क्या है, किस सिचुएशन में, वर्ल्ड एनवायरनमेंट आप उसको सिनोनिम्स ले सकते हैं कि एनवायरनमेंट इस टाइम पे क्या कर रही है। ठीक है, रिफ्लेक्स एजेंट, अभी मैं एक्शन क्या करूँ, बस अभी भी मुझे बताओ। ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स। इसके साथ हमारा कोई खास काम नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ये ज़रा देखें कि हम जो एक्शन करेंगे उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो मैंने आपको शुरू में बताया। तो इसको कहा जाता है प्लानिंग एजेंट्स। प्लानिंग एजेंट ये देखता है कि व्हाट इफ आई डू अ सर्टेन एक्शन, ठीक है, व्हाट इफ आई परफॉर्म दिस एक्शन, व्हाट वुड द एनवायरनमेंट बी लाइक आफ्टर दिस, देन इफ आई परफॉर्म दिस एक्शन व्हाट वुड हैपन, देन आफ्टर दैट इफ आई डू दिस। तो वो बैठ के सोचता है, ठीक है, एक प्लान बनाता है कि मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, तो मुझे सेब भी मिल जाएगा और मैं खाई में भी नहीं गिरूंगा। ठीक है, तो क्या करता है, जाता है पहले दूर, सेब से दूर जाता है, जाके एक छोटी ढूंढ के लेके आता है और आके फिर सेब को पकड़ के खींचता है। तो जब वो दूर जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने रिवॉर्ड से दूर हो रहा है, सेब कलेक्ट करना उसका रिवॉर्ड है, लेकिन वो दूर गया पहले और फिर वो वापस आया और उसने आके सेब को किया। रीइंफोर्समेंट के अंदर ये प्लानिंग एजेंट्स लेट्स से यूज हो जी, उधर तो फिर ये पहले से प्लानिंग करेंगे तो डिलेड सिग्नल का काम नहीं होगा। जी जी, आते हैं उसकी तरफ, आते हैं। खैर है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग अभी थोड़ी सी दूर है। ठीक है, आते हैं इसकी तरफ कि इसमें क्या मसाइल है। ये सवाल आप अपना रखें, इसके जवाब में एक वीडियो है हमारे पास बड़ी मज़ेदार सी। अच्छा, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है प्लानिंग का, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ सर्च प्रॉब्लम। ठीक है, सर्च प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि हमारे पास एक स्टेट स्पेस होगी। ठीक है, स्पेस का लफ्ज़ ज़रा समझ लें, आप लोगों को अक्सर जगहों पे काम आएगी। स्पेस कहते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और वेरिएबल्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कॉम्बिनेशंस की, उनको मिला के स्पेस कहा जाता है। ठीक है, कन्फिग्रेशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये कहूँ कि आप मुझे एक बॉल है मेरे पास, वो इस कमरे में किसी जगह पर है, ठीक है, लटका हुआ रस्सी से इधर भी है, आप मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आपको वहाँ से डिस्टेंस चाहिए, वहाँ से डिस्टेंस चाहिए और हाइट चाहिए। ठीक है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए। तो ये वेरिएबल जो है जो कि मुझे इसकी लोकेशन बताएगा, इट सिट्स इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि दिस बिलोंग्स टू अ 3 डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 वेरिएबल्स चाहिए। तो 3 वेरिएबल्स की ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है दैट इज अ स्पेस, जो कि आपको इस कमरे की शक्ल में नजर आ रही है। ठीक है, तो 3D तक हम विजुअलाइज कर सकते हैं, 4D फिर हमें विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स सिंपली अ कलेक्शन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जेफरी हिंटन मशीन लर्निंग का एक बहुत मशहूर प्रोफेसर है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के अक्सर काम वहीं से आए हुए हैं। उसके वीडियो लेक्चर्स में ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आप 14 डायमेंशंस को किस तरीके से इमेजिन करते हैं। तो उसने ये इलाज इसका बताया कि सब लोग इसी तरीके से करते हैं कि इमेजिन अ 3 डायमेंशनल स्पेस, और उसमें आप कोई जो भी आपकी कर्व्स वगैरह हैं वो इमेजिन करें, एंड देन से वेरी लाउडली टू योरसेल्फ 14।
ठीक है, इमेजिन 3 डायमेंशनल करें और बकें कि ये 14 डायमेंशनल है। जरा इसकी प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे शायद समझना है। 3D मैंने आपको बता दिया ना, हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे बॉल है, ठीक है। अब 3D को इमेजिन करें और इस तरह कहें कि 4 डायमेंशन 4 वेरिएबल्स के जरिए से मैं इसकी पोजीशन बताता हूँ अगर आपको, ठीक है। 3D को इमेजिन करें, से वेरी लाउड टू योरसेल्फ 4, इट वर्क्स, ठीक है। मैं अभी एक मॉडल के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरे पास जो पॉसिबल वेरिएबल्स हैं दोज आर 121 मिलियन, ठीक है। तो my solution is sitting in a 121 million dimensional space. How do you imagine that space? You imagine a 3-dimensional space, this is the point, and this is 121 million dimensional space. That's it. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर दिमाग नहीं लगता, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको आदत हो जाएगी। ये बात आप कर रहे हैं, इसका क्या रेफरेंस है ये ऐसा है? इसका रेफरेंस इस वजह से नहीं है कि इसको कहते हैं, जो इसका रेफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, दैट इज़ नॉट रेफरेंस, इट्स कॉल्ड अपील टू अथॉरिटी, ठीक है। अपील टू अथॉरिटी जो कि हम रेफरेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। अपील टू अथॉरिटी, तो अथॉरिटी मैंने कौन सी इस्तेमाल की, जेफरी हिंटन की, आप जाने और वो जाने, ये अक्सर जगह पे काम आएगी आपको। जी जनाब। जो 3 डायमेंशन है सर, जी जी। हम डायमेंशन को देखते हैं तो डायमेंशन भी तो किसी तरह बने हैं सर, तो उन्हीं डायमेंशन से हमें अंदाजा हो जाता है। ये सब्जेक्ट के उसको होगा, मुझे नहीं पता। आपको हो जाएगा, यही बता रहे हैं कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। एनीवे नहीं पता तो खैर इट्स अ टूल। 12 अब यहाँ पे वापस आए कि हमारे पास स्पेस है, ठीक है, अ स्टेट स्पेस। इसका मतलब है कि आपके पास स्टेट कोई ऐसा पॉइंट है जो कि इस किसी बड़ी स्पेस में एक जगह पे बैठा होगा, ठीक है। थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखें यहाँ पे आपके पास ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, ये तीसरी स्टेट है, ये चौथी स्टेट है, 5वीं, 6ठी और 7वीं, ये 7 अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है। तो आपके पास एक स्टेट और दूसरी स्टेट के दरमियान में कुछ फर्क है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि अगर हम स्टेट के अंदर ये बात सेव कर रहे हैं कि हमारे पास कितने डॉट्स रहते हैं, अगर सिर्फ ये एक वेरिएबल है हमारी स्टेट के अंदर, तो हमारे पास ये सारे के सारे जो हैं वो एक लाइन के ऊपर फॉल करेंगे, ठीक है। ये वाला जो है ये यहाँ पे होगा, 0 डॉट्स रहते हैं। ये 3 वाला यहाँ पे होगा, ये दोनों यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पे आ गया, इसके अंदर 8 हैं, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ जो है ये स्पेस हो गई हमारे पास। दिस इज अ 1 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। 1 डायमेंशनल स्पेस है, उसके अंदर स्टेट्स मुख्तलिफ जगह पे बैठी हुई हैं, और वो हम उनको कैसे प्लेस कर रहे हैं उनकी पोजीशन के ऊपर, हम उनके नंबर ऑफ रिमेनिंग पैलेट्स काउंट कर रहे हैं। तो मेरे पास एक वेरिएबल है नंबर ऑफ रिमेनिंग पैलेट्स। अब अगर इसको मैं यूं कर लूं कि नंबर ऑफ रिमेनिंग पैलेट्स प्लस द पोजीशन ऑफ पैकमैन, तो अब ये 2 वेरिएबल्स हो गए। तो एक के ऊपर नंबर ऑफ पैलेट्स, दूसरे पे पैकमैन की पोजीशन। तो पैकमैन की पोजीशन इन कितने हैं ये 3 × 3 9, तो 0 से लेके 8 तक मेरे पास पोजीशंस हो सकती हैं। अब ये 2 डायमेंशनल स्पेस होगी। अब मेरी स्टेट जो है 2 डायमेंशनल स्पेस में होगी। मैं पैलेट्स, नंबर ऑफ पैलेट्स डिसाइड करूंगा, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि लेट्स से पैलेट्स 3 रहती हैं, कौन सी बारी है, ये 3 है, ठीक है। और पैकमैन की पोजीशन जो है वो 9 है, ठीक है। तो ये मेरी जगह जो है ये स्टेट यहाँ पे बैठी होगी फिर, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल होगी। लेट्स से मैं इसके साथ एक और चीज भी ऐड करता हूं कि गोस्ट की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अब ये 3rd डायमेंशन आ गई मेरे पास। फिर मैं लेट्स से ये करना चाहता हूं कि हर जो पैलेट मेरे पास है वो है या नहीं है। तो अब 9 डायमेंशन ये आ गई, 9 पैलेट्स है ना, तो 0 1 9 डायमेंशन ये आ गई। पैकमैन की पोजीशन 10th डायमेंशन, गोस्ट की पोजीशन 11th डायमेंशन, दूसरे गोस्ट की पोजीशन 12th डायमेंशन, 5 गोस्ट हैं, 16 डायमेंशंस। समझ आ रही बात की? लेकिन अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इट्स अ वेरी बिग डायमेंशन स्पेस, ठीक है। ये जो मैं बनाऊंगा जाहिर बात है 3D में ही बनाऊंगा ना, ठीक है। और उसमें किसी एक जगह पे वो स्टेट पड़ी हुई है। अगर आप उस स्टेट को चेंज करते हैं तो वो वहां से उठ के कहीं और चली जाएगी, ठीक है। तो वो स्टेट बेसिकली उस स्पेस के अंदर मूव करेगी कहीं पे, और जैसे जैसे वो मूव होती जाएगी तो वो वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो चेंज होती जाएंगी, ठीक है। ये बात क्लियर है? अगर मैं इस स्पेस को यहां से यहां ले जाऊं, इसका मतलब है कि पैकमैन वहीं पे है, लेकिन पैलेट्स हमारे पास कम हो गई हैं, 3 से 0 हो गई हैं, ठीक है। इस तरीके से जिस डायमेंशन के अराउंड आप मूव करेंगे उसकी वजह से स्टेट के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी, ठीक है। ये बात जरा सा इसको अभी इस वजह से बता रहा हूं कि ये काफी आगे जाके हम इसको फिर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह काफी आगे जाके जब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग और डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जाएंगे तो वहां पे हम इस चीज को फिर दोबारा खोलेंगे, ठीक है। तो ये अभी ये क्लियर है बात, स्पेस का मकसद क्लियर है। तो ये स्पेस जब भी आपको मैथमेटिकल लिटरेचर में मिलेगा उससे मुराद यही चीज़ होती है, ठीक है। इसको कन्फिगरेशन भी कहते हैं, स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। तो इट्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। उनकी कोई खास परम्यूटेशन जो है उसको आप एक पॉइंट कहेंगे, और ऑल पॉसिबल विल बी द होल स्पेस, ठीक है।
तो स्टेट्स जितनी किस्म की आपके पास हो सकती हैं वो आप स्टेट स्पेस के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, ये क्लियर है? ठीक है, इसको ज़रा सोचें ताकि अच्छी तरह हजम हो जाए। दूसरी चीज़ है कि आपके पास एक सक्सेसर फंक्शन होगा। सक्सेसर कहते हैं बाद में आने वाले को। ठीक है, तो आपके पास एक स्टेट है, उसके ऊपर अगर आप कोई एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉस्ट के लिए कॉस्ट इज एसेंशियली अ नेगेटिव रिवॉर्ड। पैकमैन में अगर आप ये चाहते हैं कि मैं स्टेज जल्द अज जल्द खत्म करूं, जो कि आप चाहते हैं क्योंकि जितना ज्यादा टाइम गुजरता है तो गोस्ट ज्यादा होते जाते हैं। ठीक है, तो एवरी मूव दैट यू मेक दैट हैज अ नेगेटिव रिवॉर्ड, -1 रिवॉर्ड है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 एसोसिएटेड है उसके साथ। जिसका कि मतलब ये आसान, इसको इस तरह समझें कि अगर आप गेम खेल रहे हैं और आप लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते रहते हैं, तो आप यहां से आगे गए और फिर वापस आए, वापस पहुंच गए ना आप उसी जगह पे, लेकिन नाउ यू हैव लॉस्ट 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स बिकॉज यू वेस्टेड दैट टाइम। समझिए बात, आपने वो एक पैलेट खा ली तो उसका जो भी प्लस था वो आपको मिल गया, लेकिन टाइम आपने 2 यूनिट्स ज़ाया कर दिया। इस तरीके से अगर आप पूरे शहर में चक्कर लगा के वापस आते हैं उसी जगह पे और वो जो सेब आपने लेना था वो आपने नहीं लिया, इसका मतलब है कि आपने ओवरऑल जो है नेगेटिव रिवॉर्ड जमा किया या आपने कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे कर दी। ठीक है, तो सक्सेसर फंक्शन आपको ये बताता है कि आपके एक्शंस जो हैं वो एक्शंस और कॉस्ट वो क्या होंगे और एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में कैसे जाओगे। ठीक है, ये ऐसा है कि आपके पास ये एक स्टेट है, ये अगर आप सक्सेसर फंक्शन को दें, लेट्स से आपके पास एक सक्सेसर फंक्शन है s, उसको आप ये पास करें। ठीक है, एक फंक्शन है, उसको आप ये स्टेट पास करें। स्टेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, वो हमने पहले फैसला कर लिया। ठीक है, जब आप इसको ये पास करें तो वो आपको जवाब में ये बताए कि जी आपकी ये एक्शन है, आप नॉर्थ मूव कर सकते हैं या ईस्ट मूव कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ मूव करें यहाँ से ऊपर जाएं तो आप इस स्टेट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो पैलेट आपने खा ली और आपकी पोजीशन यहाँ पे आ गई, तो आपको ये बताता है कि नई स्टेट क्या है। ठीक है, आपने कौन सा एक्शन लिया और उसकी कॉस्ट आपको क्या हुई। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट पॉजिटिव इसमें लिखिए क्योंकि लफ्ज कॉस्ट है, अगर रिवॉर्ड इस्तेमाल करें तो -1 कहेंगे हम फिर जी। ठीक है, सही है जी। अच्छा, तो ये आपका सक्सेसर फंक्शन है, ये वो प्राइमरी टर्मिनोलॉजी जिसको आगे हम फिर इस्तेमाल करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर रोकें ताकि हम उसको क्लियर कर लें। तो आपके पास एक स्टेट स्पेस होगी जिसके अंदर ऑल पॉसिबल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, कोई एक स्टेट आप पिक करें, वो सक्सेसर फंक्शन को दें और साथ उसको एक्शन बताएं, तो वो आपको ये बताएगा कि इस एक्शन से आपकी नई स्टेट क्या बनेगी। ठीक है, और आपके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी इसकी, हो सकता है कॉस्ट 0 हो। ठीक है, लेट्स से पैकमैन आप ऐसे टाइम पे खेल रहे हैं जिसके अंदर गोस्ट ज़्यादा नहीं होते, बस वही 2 गोस्ट हैं फिर रहे। ठीक है, तो बस आप भी फारे ना बैठे रहें, खेलते रहें। ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जी जी, यहाँ पे कॉस्ट लिखी हुई है 1.0। ठीक है, लेकिन हम जब कहते हैं ना कि भाई मैंने ये टाइम वेस्ट कर दिया, तो इसेंशियली दैट्स अ नेगेटिव रिवॉर्ड। मैं अगर आपको कहूँ कि ये सेब लेने पर आपको 10 रुपये मिलेंगे, ठीक है, और जितने मिनट्स आप लगाएंगे हर एक मिनट के जवाब में मैं आपसे 1 रुपया वापस लूँगा। ठीक है, तो अगर आपने 5 मिनट के बाद जाके वो सेब लिया तो द नेट इज 5, अगर आपने 2 मिनट बाद ही जाके ले लिया तो यू गेट 8। ठीक है, तो ये आपके पास कॉस्ट का जो फैसला है सर, जी जी, रिवॉर्ड तो नहीं होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कभी लफ्ज़ कॉस्ट इस्तेमाल करते हैं, कभी रिवॉर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसेंशियली रिवॉर्ड ही है। क्योंकि कॉस्ट सर एक रिलेटिव टर्म है। जी जी जी, तो जब हमें कुछ गेम होता है तब हमें पता चलता है कि हमें ये चीजें होगी। बिल्कुल। तो आपके पास रिवॉर्ड जो है ना, एसेंशियली कल भी शायद ये बात हुई थी कि एक इंटरमीडिएट रिवॉर्ड होता है आपके पास और एक फाइनल आखिर में जाके जो रिवॉर्ड मिलता है। तो इंटरमीडिएट जो आपको आहिस्ता आहिस्ता रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं उनको हम कॉस्ट कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो उनको लफ्ज़ रिवॉर्ड इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव के लिए लफ्ज़ कॉस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेगेटिव रिवॉर्ड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इंटरचेंजेबल है उसके जी जी जी, लेकिन वो लफ्ज़ आमतौर पे कॉस्ट का लफ्ज़ भी इतना इस्तेमाल नहीं होता कॉमनली रिवॉर्ड इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव रिवॉर्ड पॉजिटिव रिवॉर्ड। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली आखिर में जाके वो आपने एक नंबर बनाना होता है कि मैंने रिवॉर्ड कितना जमा किया। ठीक है, एक आपके पास स्टार्ट सेट होगी कि जहां से आप बात शुरू करेंगे, और एक आपके पास गोल टेस्ट होगा कि जी ये चीज़ मैं अचीव करना चाह रहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे जाके थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती जाएंगी इनकी डेफिनेशंस वगैरह, और इनको हम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं जब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग तक पहुंचेंगे। लेकिन फॉर द टाइम में चूंकि हम फाउंडेशंस बना रहे हैं तो इनको आप इस तरीके से रखें कि एक गोल टेस्ट होगा आपके पास जो कि आपको बताएगा कि आप यहाँ पहुँच गए, या आप अचीव करना चाहते थे, यू गॉट दैट। मिसाल के तौर पे सारे पैलेट्स खत्म करना, यानी कि नंबर ऑफ पैलेट जो है दैट शुड बी 0, ये आपकी गोल स्टेट है। ठीक है, गोल टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव। हाँ कह सकते हैं कि ये आप अचीव करना चाह रहे हैं, योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ठीक है। सोल्यूशन जो है हम इस बात को कहेंगे कि इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, जिसको आप प्लान भी कह सकते हैं, विच ट्रांसफॉर्म्स द स्टार्ट स्टेट टू द गोल स्टेट। ये आपके पास स्टार्ट स्टेट थी, मुख्तलिफ एक्शंस करते करते आपने स्टेट को स्पेस के अंदर मूव करते करते आप उस स्टेट तक पहुंच गए जो कि आपका गोल था, जो आप अचीव करना चाह रहे थे। ठीक है, तो वंस यूर देयर
यू हैव दिस सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, और इसको हम कहेंगे कि दिस इज द सोल्यूशन, कि पहले अप जाओ, फिर अप जाओ, फिर राइट जाओ, फिर राइट जाओ, फिर अप जाओ, फिर राइट जाओ, तो आप सारे पैलेट्स खत्म कर लोगे। ठीक है, इसको सोल्यूशन कहा जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। ये बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि क्या चीज़ है। एक मास्टरमाइंड पैकमैन का एजेंट है। ये क्या करता है कि जब ये मकसद इसका ये है कि इसने सारी पैलेट्स खत्म करनी है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी पैलेट्स हैं, यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने सारी पैलेट्स खत्म करनी है। तो ये क्या करता है, ये प्लान बनाता है। ठीक है, जिस तरह आपने कहा कि अगर हमें पहले से पता हो तो हम सारा प्लान बना के डिलेड रिवॉर्ड वाली बात खत्म हो जाएगी। तो ये प्लान बनाएगा अभी कि मैं ये सारी पैलेट्स किस तरह खा सकता हूँ। इसलिए अल्लाह मास्टरमाइंड है कि ये बैठ के सोचेगा कि मैं कैसे पैलेट्स सारी खा सकता हूँ जल्द से जल्द। ठीक है, तो उसको देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे इसको उन्होंने रन किया, ये चीज़ सामने आ गई। वीडियो में इसको मूव नहीं कर सकता, खुद वो मूव कर देंगे। अब यहाँ पे देखें प्री कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, अब इसने सोचना शुरू कर दिया है। अब ये बैकमैन सोच रहा है, प्लान बना रहा है। ठीक है, मास्टरमाइंड है, ये बहुत सोच के फैसला करेगा। वैसी जल्दबाजी ये नहीं करता। तो ये भी सोच रहा है, ये भी सोच रहा है। ये कमेंट्स इस वीडियो के साउंड में ऑन कर दूं तो एग्जैक्टली ऐसे ही कमेंट्स वो भी दे रहे हैं। अब इसने काम करना शुरू किया है। तो अब आप ये देखें कि इस बोर्ड के साइज़ को देखें। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। ठीक है, ऑप्टिमम सोल्यूशन इसने निकाला है, इससे ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस बोर्ड के साइज़ को देखें और इसके टाइम को देखें कि इसने कितनी देर सोचा है बैठ के। ठीक है, इतनी देर में तो गोश्त आके इसके कीमा बना के खा भी चुके होंगे। इसमें गोश्त की पोजीशन नहीं थी, लेकिन अगर गोश्त की पोजीशन होती भी तो गोश्त तो इसके इंतजार में नहीं बैठा हुआ ना। गोश्त ने तो अपना काम करना है और इसने अपना काम करना है। तो अगर ये इतनी देर लगाएगा अपना प्लान बनाने में, तो पहले तो एनवायरनमेंट चेंज होगी इतनी देर में, जितनी देर में बैठ के प्लान बना रहा है। ठीक है, इसने तो मुंह दीवार की तरफ किया और प्लान बना रहा है अपना। इसका मतलब ये कि जो प्लानिंग एजेंट है जी इट इज नॉट प्रैक्टिकल। जी, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि जो आपने सवाल पूछा था कि अगर हम प्लान कर सकें, अगर हम आखिर तक प्लान कर सकें तो वी विल नो व्हाट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज। लेकिन आमतौर पे इतनी छोटी सी जगह में इतना टाइम लग रहा है। आमतौर पे आपके पास ये सारे के सारे ऑल पॉसिबल सिनारियोज को देख के प्लान करना इज ऑलमोस्ट नेवर पॉसिबल इन एनी रियलिस्टिक सिनारियो। ठीक है, इवन अनरियलिस्टिक सिनारियोज में ये पैकमैन को बड़ा रियलिस्टिक सिनारियो नहीं है, इसके अंदर भी ये चीज़ फीजिबल नहीं होगी आपके पास। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे जाके आ जाएगा और यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो क्यों। देखें, आपके पास एजेंट की ये एग्जांपल जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इसके अंदर एजेंट की पोजीशंस जो हैं वो 120 पॉसिबल पोजीशंस हैं आपके पास। ठीक है, 120 डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर ये हो सकता है। फूड का काउंट जो है आपके पास 30 है। ठीक है, अगर आप अपनी स्टेट को इन वेरिएबल्स के जरिए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरी एजेंट की पोजीशन क्या है, जो अभी मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दी, एजेंट की पोजीशन क्या है, फूड कितनी रह गई है, गोश्त की क्या पोजीशंस हैं और एजेंट का मुंह किस तरफ है। तो 4 ये हो गए, 12 ये हो गए, 30 ये हो गए और 120 ये हो गए। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके पास कितनी आएंगी वर्ड स्टेट्स की, 120। ठीक है, इतने आपके पास डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं पैकमैन की। हर पोजीशन के अगेंस्ट आपके पास फूड या होगी या नहीं होगी, तो 2⁻30। ठीक है, ये फूड के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, मल्टीप्लाई बाय ये जो गोश्त यहाँ पे फिर रहे हैं। ठीक है, इनकी 12 डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 कि आपका मुंह किस तरफ है। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है, ये नंबर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अगर आप हर स्टेट को देखना चाहें कि क्या ये मेरी गोल स्टेट है, ये मेरी गोल स्टेट है, ये मेरी गोल स्टेट है, यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँ फिर यहाँ जाऊँ फिर यहाँ जाऊँ, तो आप इस सारी की सारी जो स्पेस है आपके पास, ये इतनी हाई डायमेंशनल स्पेस है कि इस सारे के सारे को आप एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, गिवन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव, ठीक है, टू मेक अ रैशनल डिसीजन, आपके पास इस सारे को एक्सप्लोर करना सिरे से पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपने जो सवाल पूछा कि गो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि गो के अंदर जो आपके पास, इसको कहते हैं ब्रांचिंग फैक्टर, के एक स्टेट से आप कितनी मुख्तलिफ स्टेट्स में जा सकते हैं, दैट वॉज 30, जबकि यहाँ पे आपके पास ब्रांचिंग फैक्टर इज दिस होल थिंग। ठीक है, समझ आ रही बात की। ठीक है, तो आपके पास ये सारा मसला आएगा, तो हम इसको फिर किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, वो थोड़े से बाद में बात आएगी। उससे पहले हम ज़रा ये देखना चाह रहे हैं, कुछ बेसिक्स हैं कि हमारे पास ट्रीज़ के ज़रिए से हम सर्च करते हैं, और इसको भी पढ़ने की वजह यह है कि इसके आगे हम बिल्ड करना चाह रहे हैं। ये बेसिक्स हैं, आप लोगों को शायद पता भी होंगी, मैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस यहाँ पे इनको कवर कर रहा हूँ। ये आपके पास एक स्टार्ट स्टेट है, आप ये कहते हैं कि मैं इस जगह से या नॉर्थ जा सकता हूँ या ईस्ट जा सकता हूँ, उसके अलावा और 2 पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास नहीं है। ठीक है, इस कोने में बैठा हुआ है तो या ऊपर जाएगा या ईस्ट पे जाएगा। ठीक है, वेस्ट पे नहीं जा सकता और साउथ पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, और जो पॉसिबल फ्यूचर्स आपके पास बनेंगे, ये इसकी कॉस्ट हो गई और ये आपके पास नई स्टेट आएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है,
तो अगर आपको ये कह दिया जाए कि दिस इज अ स्टार्ट स्टेट और आप ये फाइंड आउट करेंगे सारे पैलेट्स में किस तरह खत्म कर सकता हूँ, तो ये आपके पास पहले एक्शन के लिए 2 पॉसिबल मूव्स हैं, ठीक है। या आप नॉर्थ जा सकते हैं या आप ईस्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्थ गए तो उसके बाद आपके पास फिर 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, या आप ऊपर जा सकते हैं, या आप ईस्ट जा सकते हैं, या आप साउथ आ सकते हैं, ठीक है। तो वो 3 रास्ते यहाँ आ गए। यहाँ पे जब आप हैं तो या आप नॉर्थ जा सकते हैं, या आप ईस्ट जा सकते हैं, या आप वेस्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी की पूरी चीज़ जब आप इसको आगे फैलाते जाएं तो ये चीज़ आपके पास बन जाती है सर्च ट्री, ठीक है। ये एक ट्री बन गया, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आगे जाके कोई ऐसी जगह आ जाए, या इसी को आप कह लें कि अगर आप यहाँ से वापस साउथ जाएंगे तो ये चीज़ यूँ आ जाएगी जी। सर इस चीज को हम ये मल्टीपल डायमेंशन भी कह सकते हैं, इस टाइम एक जगह पे जाके उसके वही कौन सी जगह एक दो जगह पे जाके जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मल्टीपल डायमेंशन हो गया। असल में ये वो जो हाई डायमेंशनल स्टेट स्पेस है ना हमारे पास, उसी में डिफरेंट पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। कि इस स्टेट से मैं यहाँ जा सकता हूँ और यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ और यहाँ जा सकता हूँ, ठीक है, उस हाई डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। कुछ मूव्स पॉसिबल नहीं होंगी, जो मूव्स पॉसिबल होंगी उसके हिसाब से मैं कहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो उस हाई डायमेंशनल स्पेस के ऊपर अब रीजनिंग करने के तरीकाकार अब हम देख रहे हैं। तो ये एक तरीका है उसके लिए। सर ये वापस कैसे जा सकते हैं? ये देखें यहाँ पे ये बैठा हुआ है ना, ठीक है। अगर ये साउथ सॉरी ये स्टेट में वापस नहीं जा सकता, आई एम सॉरी, ये अगर साउथ पे जाएगा भी तो आपके पास एक नई स्टेट बनेगी जिसके अंदर यहाँ पे पैलेट नहीं होगा, इन जगहों पे पैलेट होंगे और पैकमैन यहाँ पर होगा, ठीक है। सही बात है, उस स्टेट में नहीं जाएगा, सॉरी। हाँ ये है कि यहाँ से अगर अब ये दोबारा नॉर्थ में जाएगा तो फिर ये चीज़ बनेगी, ठीक है, राइट। ये सवाल और जवाब दोनों समझ आ गए सर फिर भी सेम तो नहीं बन सकता क्योंकि उस पर पैलेट्स उस टाइम तक कुछ कम हो चुके हैं। जी। लेकिन हमने स्टेट देखें पैलेट यहाँ पे कम हुआ था ना, ठीक है, यहाँ वाला पैलेट गायब था, ठीक है, और यहाँ वाला पैलेट भी गायब था। लेकिन जब ये नीचे गया और वापस ऊपर आया तो अब तो कोई नया पैलेट इसने नहीं खाया ना, ठीक है। और लोग इसका रिवॉर्ड माइनस में चला गया, लेकिन स्टेट तो वही है ना। स्टेट को हमने पैलेट्स, फूड, पैकमैन की पोजीशन, गोस्ट की पोजीशन और पैकमैन का मुंह किस तरफ है, सिर्फ इन चीज़ों से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ये क्लियर है बात कि स्टेट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इस वजह से इसको अच्छे तरीके से समझें कि ये स्टेट और ये स्टेट क्यों फ़र्क है, क्योंकि हमारे वो वेरिएबल्स जो हैं उनके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल फ़र्क है, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फ़र्क है। जब वो वैल्यूज़ फ़र्क है इसका मतलब है ये दोनों स्टेट्स फ़र्क है, क्योंकि ये स्पेस में किसी और जगह पर बैठी हुई है, ठीक है। समझ आ गई बात? ये रिवॉर्ड का अभी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ अगर हम स्टेट स्पेस के अंदर ये बात भी सेव करते हैं कि रिवॉर्ड मैंने अभी तक कितना कलेक्ट किया तो फिर ये दोनों फ़र्क हो जाएंगी, क्योंकि अब इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया दोनों के बीच में, ठीक है। मुझे टाइम आप लोग फिर बताएंगे क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं है और मेरी इस पर घड़ी भी नज़र नहीं आ रही मुझे, तो अगर ज़्यादा टाइम होने लगे तो फिर मुझे बता दें। 4:35 चलो ठीक है। तो ये आपके पास ये पूरे का पूरा सर्च ट्री जो बनेगा, अभी इसको हम ट्री कह रहे हैं, ग्राफ में नहीं जा रहे। आप अज्यूम करेंगे अगर कहीं पे लूप आता है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। समझ आ रही? फॉर द टाइमिंग आप इसको ट्रीज तक रखें। चिल्ड्रन जो है दोज विल बी द सक्सेसर्स। आप सक्सेसर फंक्शन को बताएंगे तो वो आपको बता देगा कि आपके पास ये पॉसिबल एक्शंस हैं, इनके अगेंस्ट आप इन स्टेट्स के ऊपर जाएंगे तो आपके पास सक्सेसर्स आ जाएंगे उसके, ठीक है। नोड जो है वो स्टेट्स को शो करेंगे, लेकिन जिस पाथ पे आप जा रहे हैं वो आपको सोल्यूशन या प्लान आपका शो करेगा, ठीक है। सोल्यूशन तब हम उसको कहेंगे जब आप गोल स्टेट पे पहुंच रहे हैं, अगर गोल स्टेट पे नहीं पहुंच रहे तो वो प्लान होगा, ठीक है, कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर मोस्ट प्रॉब्लम्स वी कैन नेवर एक्चुअली बिल्ड द होल ट्री, ठीक है। वो अभी आपने देख लिया कि वो इतनी हाई डायमेंशनल स्पेस है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आप उसको खोलते जाएं वो खुलता जाएगा और आपके पास इतनी ज़्यादा स्पेसेस पॉसिबल हैं कि लूप्स हटाने के बावजूद आपके पास सारों को एक्सप्लोर करना फीजिबल नहीं है, ठीक है जी। इस पे आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें। रिकॉल जिसको नहीं पता वो मैं दोबारा बता रहा हूँ। अभी आपके पास ट्री है तो इसके ऊपर मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली स्ट्रेटेजी जो कि आमतौर पे इस्तेमाल होती है उसको डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं। डेप्थ फर्स्ट का मतलब है कि आप इस नोड का सक्सेसर लें तो आपको ये 2 सक्सेसर्स मिल जाएंगे, 1 और 2, ठीक है। इसमें से पहले वाले को पकड़ लें, इसके सक्सेसर्स निकालें 1 और 2, उसमें से पहले वाले को पकड़ लें, उसके सक्सेसर्स निकालें 1 और 2, ठीक है। तो आप डेप्थ में पहले जा रहे हैं, ठीक है। तरीका डेप्थ फर्स्ट की क्या स्ट्रेटेजी है? सक्सेसर फाइंड आउट करें, पहले सक्सेसर के सक्सेसर फाइंड आउट करें, पहले सक्सेसर के सक्सेसर फाइंड आउट करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप डेप्थ में पहले जाएंगे, ट्री की डेप्थ आप पहले एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका सोल्यूशन यहाँ पे होता है लेकिन आप सारी उम्र उधर ही जाते रहेंगे, ये वाला आपसे रह जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका कार है, इसको कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, कि डेप्थ में आप पहले जाते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने ट्रीज वगैरह की इंप्लीमेंटेशन की हुई हैं
तो आप समझ सकते हैं कि आप सक्सेसर का फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, वो आपको स्टेट्स देगा, उसमें से जो पहला है उसके ऊपर सक्सेसर का फंक्शन दोबारा कॉल कर देंगे, ठीक है। सक्सेसर ने आपको 3 चीज़ें रिटर्न की, उसमें से पहले वाले के ऊपर सक्सेसर आप दोबारा कॉल करेंगे। ये सिंपल इंप्लीमेंटेशन होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च की। डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो अच्छा काम करता है अगर आपके पास बहुत छोटा सा ट्री है, ठीक है। कोड में भी आसान है, डीबगिंग भी आसान है, बड़ी अच्छी इसके अंदर फवायद है। मसला ये है कि अगर आपके पास सोल्यूशन जो है वो ऊपर यहाँ पे कहीं पे है तो इसको फाइंड आउट नहीं करेगा। दूसरा तरीका कार होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च का। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का तरीका कार ये होता है कि आप सक्सेसर फाइंड आउट करें, पहला सक्सेसर दूसरा सक्सेसर, ठीक है। उसके बाद पहले जो आपको पहली दफ़ा में सक्सेसर्स मिले थे उसके सक्सेसर्स फाइंड करें, ये आपको 2 मिल गए, लेकिन अब इनकी बारी बाद में है। ये वाला पहले आया था, इसकी बारी पहले है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सक्सेसर्स पहले आपको मिले थे उनको पहले आप एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके सक्सेसर आपने फाइंड आउट कर लिए, ये 2 आगे, लेकिन बारी पहले इसकी है, आप पहले इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। फिर इसके सक्सेसर ये 2 मिल गए। अब इन चारों में ये 4 रह गए, ये 2 हो गए, इन चारों में पहला नंबर इसका है तो पहली बारी इसकी, इसके सक्सेसर आप फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद बारी इसकी, इसके सक्सेसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी सारे चलेंगे। जो जिस पॉइंट के ऊपर आइडेंटिफाई किया गया है उस पॉइंट के ऊपर उसका नंबर आएगा और वो उसको कॉल किया जाएगा। इसमें फ़ायदा क्या है कि आप एक एक लेवल करके जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये ब्रेथ फर्स्ट हो जाती है, ठीक है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपके पास, इसमें फ़ायदा आपके पास ये है कि मेमोरी आप चूंकि आहिस्ता आहिस्ता स्टेट्स को खोल रहे हैं तो आपके पास मेमोरी जो है वो थोड़ी सी साथ साथ इस्तेमाल हो रही होती है। मतलब जो स्टेट्स आपने देख ली उनको आप मेमोरी से क्लियर कर सकते हैं। जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में जो ये साइड साइड पे सक्सेसर निकल रहे थे ये सारे के सारे आपके पास मेमोरी में रह रहे हैं, ठीक है। वो सारे मेमोरी में बैठे हुए हैं, अभी उनकी बारी नहीं आ रही। वो पहला वाले सारे जो शजर नसब है वो ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर इनकी बारी आएगी, ठीक है। और अगर वो इन्फिनिट है तो बस फिर इनकी बारी नहीं आएगी, ठीक है। तो मेमोरी के हिसाब से थोड़ा सा एफिशिएंट है। इसमें मसला क्या है कि अगर आपका सोल्यूशन ज़रा नीचे डेप्थ में जाके 12वीं 15वीं डेप्थ में है तो वहाँ पे आपके पास क्या मसला आता है कि उस डेप्थ तक पहुँचते पहुँचते आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया होता है, ठीक है। ये ऊपर वाली सारी की सारी आपने वेस्ट कर दी, ठीक है, जबकि वो नीचे है। इसका एक जो मिडल ग्राउंड है वो ये है कि आइटरेटिव डीपनिंग होती है। तरीकाकार आप ये करते हैं कि आप डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाते हैं, और से सुने जिसको नहीं पता, डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाते हैं और आप कहते हैं कि भाई मैं सिर्फ 3 लेवल्स डीप जाऊंगा, ठीक है। तो 3 लेवल्स तक आप डीप जाते हैं, उसके बाद जो सक्सेसर्स आते हैं वो बस मैंने नहीं करना है, बस इग्नोर, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर आना शुरू हो जाते हैं वापस। डेप्थ फर्स्ट सर्च लेकिन लिमिटेड, ठीक है। अगर आपने ये 3 लेवल तक सारे के सारे को डेप्थ फर्स्ट सर्च लगा के देख लिया, आपको सोल्यूशन नहीं मिला, फिर आप कहते हैं हो ये तो नहीं मिला, अब क्या करें, चलो डेप्थ को ज़्यादा कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं या 6 कर लेते हैं, ठीक है। फिर दोबारा डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो आइटरेटिवली आप इसको डीपन करते हैं ट्री को, डेप्थ इसकी इंक्रीज करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो दिस इज मिडल ग्राउंड बिटवीन ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो ब्रेथ फर्स्ट इस तरह कि आप ब्रेथ भी पहले कवर कर रहे हैं और डेप्थ इस तरह कि आप आहिस्ता आहिस्ता डेप्थ में चूंकि जा रहे हैं तो सारी की सारी डेप्थ आपकी कवर उसमें होती जाती है। जी 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 एसेंशियली आप एक 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। 3 या 5 या 10 से स्टार्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, उसके बाद एक एक करके इंक्रीज करते हैं उसको, ठीक है। तो एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एसेंशियली इसकी कम्प्लेक्सिटी वही होती है जो आपकी आखिरी उसकी होती है, क्योंकि मेजर नंबर ऑफ नोड जो है वो उसी के अंदर होती है। लेकिन बहरहाल वो एल्गोरिथम उसमें आप लोग वो बहस करें। अच्छा, एक और सर्च जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ए स्टार सर्च है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। आइटरेटिव डीपनिंग तो हमने पीछे देख लिया, क्लियर है जी, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? मसला हो तो मुझे बताएं, ज़रा तेज़ इसलिए जा रहा हूँ कि आई एम अस्यूमिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद दिस। ए स्टार सर्च की थोड़ी सी बात तफसील से करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को भूल गई हो, किसी ज़माने में पढ़ी होगी। तो ये आपके पास ट्री है, ठीक है, और ये आपके पास स्टार्ट स्टेट है। आप ये कहते हैं कि मैं यहाँ से ये पेशावर है और ये कराची है, ठीक है। मैं पेशावर से कराची पहुंचना चाहता हूं, तो मैं किस रास्ते से जाऊं, लाहौर के रास्ते से जाऊं या डेरा गाजी खान के रास्ते से जाऊं, ठीक है। तो ये आपने रास्ता निकालना है। आप ये कहते हैं कि जी यहाँ से अब मेरे पास ये जो स्टार्ट स्टेट है, मेरे पास जाने के 2 रास्ते हैं, या मैं यहाँ जा सकता हूँ या मैं यहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ? तो आप ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि भाई यहाँ से यहाँ जाने में मेरी कितनी कॉस्ट है, ठीक है। टोटल कॉस्ट यहाँ तक पहुँचने में मेरा रास्ता कितना लगेगा, ठीक है, या मेरा पेट्रोल कितना लगेगा। तो यहाँ पे लेट से मेरे पास कॉस्ट आती है 10, ठीक है, और ये चूंकि रास्ता थोड़ा छोटा है तो मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट आती है 9, ठीक है। लेकिन फिर मैं ये एस्टिमेट लगाता हूँ कि भाई यहाँ से कराची जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ से लेट से कोहाट चला गया,
कोहाट से कराची जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए तो मुझे कोहाट से कराची प्लान करना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन वो मैं नहीं प्लान करता, मैं कहता हूँ मैं बस अंदाज़ा लगाऊंगा, ठीक है, मुझे 20 पॉइंट्स लगेंगे, ठीक है, क्योंकि कोहाट ज़रा इस तरह करीब लग रहा है मुझे, ठीक है। इसी तरह होता है, हवा में ही होता है, ठीक है। यहाँ से ये दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ चारसदे, नौशहरा चला जाता हूँ, चलो ठीक है, और नौशहरा से फिर मैं कराची जाऊँ, तो नौशहरा से कराची जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे मुझे लगेगा 25, ठीक है। तो इनमें से थोड़ा कौन सा है, ये कोहाट है वैसे, है जी, कोहाट पे कम आया ना टोटल कॉस्ट, जो मुझे पता है कि कोहाट जाने में कितना लगेगा प्लस आगे का जो मेरा एस्टिमेट है, ठीक है। इस तरीके से जो मुझे पता है कि नौशहरा जाने में कितना लगेगा प्लस आगे का जो मेरा एस्टिमेट है, ठीक है, तो दोनों का सम मैं निकालूंगा और जो कम होगा मैं कहूंगा जी मैं वहां जाऊंगा, तो ये कॉस्ट मेरे पास कम आ गई तो मैं कहता हूं मैं यहां जाऊंगा। अब यहां से मैं अगेन वही काम करूंगा कि मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं यहां से जा सकता हूं राजनपुर, और या मैं यहां से जा सकता हूं, मैं अपने आप से शहर बना रहा हूं नहीं शहर का नाम सही है लेकिन मुझे पता नहीं कि है कहाँ पे, वहीं पे कहीं पे है, ठीक है। और दूसरा वहाँ पे कौन सा शहर है, सखर में जा सकता हूँ, ठीक है, नॉट श्योर, बस अभी शाम का टाइम है, मैं क्या करूँ। हाँ जी, मैं नाम मत लिया करें चीज़ का नाम पहले नहीं लेते, ये टीचिंग का बुनियादी उसूल है कि मुश्किल चीज़ का नाम पहले नहीं लेते, लोग डर जाते हैं, ठीक है। हालांकि मुश्किल नहीं है, अभी आपने देख लिया, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन ये स्टार सर्च के ऊपर जो है तो 50 साल लगाए जाते हैं, क्योंकि लफ्ज़ पहले कह देते हैं लोग कि दिस इज़ अ ह्यूरिस्टिक्स बेस्ड अप्रोच, और लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आई मेरे पास 30, ये आई मेरे पास 34, 30 इज लेस देन 34, मैंने इसको पिक कर लिया। यहाँ से अब मैं दोबारा लगाऊंगा भाई, यहाँ से यहाँ जाने में मेरी कितनी कॉस्ट लगेगी प्लस मेरा एस्टिमेट आगे का कितना है, ठीक है, यहाँ से आगे मेरे जाने का एस्टिमेट कितना है। तो वो जो आगे 50 अलग अलग रास्तों से मैंने जाना था, उन सारों को मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया एक एस्टिमेट के अंदर, ठीक है, और इसी एस्टिमेट को कहा जाता है ह्यूरिस्टिक। तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये ह्यूरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ह्यूरिस्टिक कहा जाता है आपके एसेंशियली अंदाजे के लिए, उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यू मेक अ गेस, ठीक है, एन इंटेलिजेंट गेस अबाउट समथिंग, ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक्स उसको कहते हैं। तो ए स्टार सर्च एसेंशियली क्या काम करती है कि इट डिसाइड्स ऑन द नेक्स्ट स्टेट या एक्शन के ऊपर डिसाइड करने के लिए कॉस्ट टू द नेक्स्ट स्टेट, जो कि आपको पता होती है, सक्सेसर फंक्शन आपको दे देता है, डायरेक्ट उसने आपको दे दिया, प्लस आगे आपको ह्यूरिस्टिक लगाते हो कि भाई उस स्टेट से मैं गोल स्टेट तक पहुंचने में मेरा कितना टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पे पैकमैन में आप ये ले लें कि अगर ये पैलेट मैं खा लूं तो अब मैंने अंदाजा लगाने कि मेरे पास कितनी पैलेट्स रह जाएंगी, ठीक है। तो हो सके आपकी ह्यूरिस्टिक ये हो कि ओवरऑल जो मेरे पास वो है नंबर ऑफ पैलेट्स रिमेनिंग है वो कितनी रह जाती है, ठीक है, ये आपकी ह्यूरिस्टिक हो सकती है। कोई और ह्यूरिस्टिक हो सकती है कि गोश्त से मैं कितना दूर हो जाता हूँ, ठीक है, या ये है कि मैं पावर पैलेट से कितना करीब हो जाता हूँ ताकि मैं गोश्त को फिर खा सकूँ, ठीक है। ह्यूरिस्टिक डिपेंड करती है आपकी। अगर आपकी ह्यूरिस्टिक अच्छी है तो ए स्टार सर्च वुड बी वेरी गुड। अगर आपकी ह्यूरिस्टिक जितनी ज्यादा क्लोज टू द एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ होगी, जितना वाकयातन रास्ता बनता है, ठीक है, यूं घूम के जाएंगे ना। एक ह्यूरिस्टिक हम आमतौर पे ले लेते हैं कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस कराची और नौशहरा का कितना है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस कराची और कोहाट का कितना है। हो सकता है नौशहरा से एक बिल्कुल सुपर हाईवे जा रही हो कराची तक, उसमें आपका कम टाइम लगे, लेकिन हमारी ह्यूरिस्टिक को नहीं पता, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें सक्सेसर होने की जरूरत ही नहीं है, आप शुरू से ही नहीं सक्सेसर फंक्शन, हाँ सॉरी आप अपना सवाल पूछो। शुरू से ही सक्सेसर लगा सॉरी क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक लगा रहे हैं, ह्यूरिस्टिक लगाते हैं जी जी जी, स्टार्ट से ही। हाँ। वही अगर आपके पास ह्यूरिस्टिक इतनी अच्छी है, इसमें असल में मसला ये है ना, इसको ये आगे भी जाके दोबारा ये बात आएगी, इसमें ये होता है कि आपने एटलीस्ट कुछ ग्राउंड ट्रूथ आपके पास मौजूद है, आपने वो इस्तेमाल कर लिया। इंस्टेड ऑफ मेकिंग 100% गेस, यू आर ओनली मेकिंग 90% गेस, ठीक है, द अदर 10% यूर श्योर, ठीक है। इतना आपको पता है कि यहाँ से कोहाट तक तो आपने बेसिकली एक बड़े प्रॉब्लम को एक छोटे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया और उसके ऊपर आपने गैस लगा लिया। जब आप अगली दफा जाएंगे तो वो उसमें से 5% या 10% आपको श्योर होगा और आगे आपका गैस होगा। जी जी, असल में ह्यूरिस्टिक खुद जो है ना, ह्यूरिस्टिक्स जो है वो बड़े एक वेग सा टर्म है, इसको आप हर जगह पे इस्तेमाल, अंदाजा जिधर भी आप इस्तेमाल करें तो खैर है, उसकी तरफ आएंगे। जी 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 जी, अल्फा गो की तरफ आएंगे। अल्फा गो भी बड़ा दूर है थोड़ा सा, ठीक है, उसके लिए आपको सेमेस्टर के आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा। सर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में अगर हम ह्यूरिस्टिक को इस्तेमाल करें तो जी क्या चीज बन जाएगी? भाई स्टार सर्च बन जाएगा, ठीक, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ की डेफिनेशन हम ये कर रहे हैं कि कॉस्ट टू द नेक्स्ट नोड प्लस आर एस्टिमेट, तो वो पाथ हम फिर शॉर्टेस्ट निकालेंगे उसके अंदर, ठीक है। इसको कहते हैं ए स्टार सर्च, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मैंने एआई में जो सबसे पहली इंप्लीमेंटेशन की थी ए स्टार सर्च की थी, वो अभी भी कहीं पे पड़ा होगा,
वो अच्छा सा एजेंट था, उसके आगे हम ब्लॉक्स रखते थे तो वो जाके साइड से होकर चला जाता था। एनीवे मैं MS में था उसमें, बैस्टर्स में मैंने नहीं इम्प्लीमेंटेशन की। अच्छा, यहाँ तक जो हमने ये बात की है, इसके अंदर पैकमैन अपनी दुनिया में मगन था, जा रहा है, पैलेट्स खा रहा है, चिल माहौल है, ठीक है। गोस्ट मोस्ट कोई नहीं, गोस्ट उधर साइड में बंद किए हुए, ठीक है। दीज गेम्स आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि आमतौर पे आपके पास होता ही है कि कोई ना कोई आपके पास एडवर्सरी होता है, ठीक है। और एडवर्सरी क्या करता है कि वो ये चाहता है कि जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है वो रिवॉर्ड आपसे ले ले, ठीक है। दो किस्म की गेम हो सकती हैं, एक कोलैबोरेटिव, एक एडवर्सेरियल। कोलैबोरेटिव में ये होता है कि आपके पास दो एजेंट्स हैं, ठीक है, लफ्ज़ एजेंट ही अब इस्तेमाल कर लेते हैं, हमने सॉल्व कर लिया उसको। एजेंट्स हैं आपके पास और वो दोनों जब अपनी यूटिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे की यूटिलिटी कम नहीं होती। इसकी एग्जांपल ये एग्जांपल इसकी, आपके पास ये दो बॉट्स हैं, जो कि ये ब्लू वाला बॉट जो है ये ग्रीन एमरल्ड्स कलेक्ट करना चाह रहा है और रेड वाला बॉट जो है वो ऑरेंज एमरल्ड्स कलेक्ट करना चाह रहा है। तो जब ये रेड वाला ऑरेंज एमरल्ड्स को कलेक्ट करता है तो पाइल छोटा होता जाता है। अगर ये सारे ऑरेंज उसमें से निकाल ले तो ग्रीन और ब्लू सिर्फ रह जाएंगे, तो ब्लू वाले को भी आसानी हो जाती है ग्रीन ढूंढने में, ठीक है। तो ये दोनों एडवर्सरी नहीं है, उसका ग्रीन एमरल्ड्स के साथ काम नहीं है, इसका ऑरेंज एमरल्ड्स के साथ काम नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे। इनफैक्ट जब ये अपना काम कर रहे होते हैं बैठ के, इसको ये परवाह नहीं है कि दूसरे को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन ये अपना काम कर रहा है तो उससे दूसरे को फायदा हो रहा है। तो इसको भी हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ कोलैबोरेटिव गेम। कोलैबोरेटिव का लफ्ज जो है वो असल में इंप्लाई करता है कि दीज टू आर एक्टिवली ट्राइंग टू इंक्रीज द रिवॉर्ड ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे अगर कोई ग्रीन नजर आ जाता है मेरे हाथ में तो अब तो आ गया है ना, तो चलो जी उसके पाइल में फेंक दूं, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन होगी। और जीरो सम गेम इसको कहते हैं, जीरो सम गेम हो गई, या आपके पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो ये है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ उससे आपको फायदा हो रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं उससे मुझे फायदा हो रहा है, वेल एंड गुड, आपको फायदा होता है नहीं होता आई डोंट केयर, लेकिन बस इट जस्ट सो हैपन्स कि मेरे काम करने से आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो एडवर्सेरियल गेम में ये होता है कि आपके पास कोई एक एजेंट जब अपनी यूटिलिटी को इंक्रीज करता है, अपने फायदे को, अपने रिवॉर्ड को इंक्रीज करता है, तो किसी दूसरे को नुकसान होता है उससे, उसका रिवॉर्ड कम होता है। तो ये बेसिकली इन दोनों के दरमियान में ये एक टग ऑफ वॉर चल रही होती है, रस्साकशी चल रही होती है कि रिवॉर्ड मुझे चाहिए, वो कहता है रिवॉर्ड मुझे चाहिए, क्योंकि आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड है, ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव मिलेगा तो उसको नेगेटिव मिलेगा, तो ये जीरो सम हो जाएगा, आखिर में टोटल सम जो है वो जीरो बनेगा, ठीक है। मेरा की बात ये क्लियर है। तो अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो बात डिस्कस करना शुरू करेंगे वो एडवर्सेरियल गेम्स होंगी, कि एडवर्सेरियल गेम्स के अंदर आप किस तरीके से ये स्टेट की जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे चेंज होता है। जीरो सम और एक ही चीज है? जी, जीरो सम और एडवर्सेरियल एक ही है। एडवर्सेरियल में जरूरी नहीं है कि जीरो सम हो, जीरो सम में मतलब ये होता है कि आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड है, ठीक है, 5 सेब है, अगर मैंने 3 खा लिए तो आपको 2 ही मिलेंगे, ठीक है, अगर मैंने 2 खा लिए तो आपको 3 ही मिलेंगे, ठीक है। तो आखिर में जाके ओवरऑल जो है कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव मिला के आखिर में जीरो हो जाएगा, ठीक है जनाब। ML नहीं RF, जी जी जी। गेम थ्योरी मैं भी कह रहा था शायद कि अली कोई बात करेगा गेम थ्योरी के बारे में। गेम थ्योरी एसेंशियली अप्लाई होती है, ठीक है, लेकिन गेम थ्योरी एक ब्रॉडर आपके पास टूल है, वो हर बदबला में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। कोलैबोरेटिव गेम्स में भी आप गेम थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, एडवर्सेरियल में भी अप्लाई कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। गेम थ्योरी एसेंशियली यही काम करती है कि आपके पास मल्टीपल एजेंट्स हैं, ठीक है, एजेंट्स कह लें आप उनको, प्लेयर्स कह लें, ठीक है, और बेसिकली उनके दरमियान में कोई ट्रेड ऑफ एस्टैब्लिश आपने करना है, ठीक है। अब वो ट्रेड ऑफ मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि दोनों के ज़्यादा हों, लेकिन आमतौर पर उसके अंदर ये होता है कि एक इंक्रीज करना चाहता है, दूसरा डिक्रीज करना चाहता है, और वो बैलेंस आपने अचीव करना होता है कि दोनों एक अच्छी पोजीशन तक खुश रहें। हम जो यहाँ पे एडवर्सेरियल गेम्स को देखेंगे, वी डोंट केयर अबाउट आवर ओपोनेंट, ठीक है, बल्कि हम उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा तो मेरा रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वी आर नॉट ट्राइंग टू कम अप विद अ बैलेंस कि जी हाँ जी बस खैर है, थोड़े से आप खा लो, थोड़े से मैं खा दूँ, नहीं, तुम भाड़ में जाओ, सारे मैं खाऊंगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। हम गोस्ट्स के लिए नहीं सोचेंगे, हम पैकमैन के लिए सोचेंगे जनाब। सर मैंने बात नहीं की सर, तो उसके पीछे इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये आपकी तो शायद यहाँ पे आवाज़ नहीं आई हो, लेकिन ये रिकॉर्ड होता है तो इस वजह से थोड़ा सा गुजार। अच्छा ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तो हम एडवर्सेरियल गेम्स की इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। दूसरी जो ये बात मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल गेम्स की चला रहे हैं, क्योंकि शुरू से एग्जाम्पल गेम्स की चलती हैं, लेकिन यूनिवर्स का जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, तो एक एग्जाम्पल पता नहीं मैंने तफसील से बताई कि नहीं बताई, वो जो आपके पास एनवायरनमेंट खुलती है ना,
उसके अंदर यूनिवर्स के अंदर एक ब्राउजर बेस्ड एनवायरनमेंट भी है कि आप ब्राउजर खोलते हैं और ब्राउजर के अंदर आप उसको मिसाल के तौर पे एक कोई टास्क देते हैं कि जाओ और फलां जाके अमेजोन के ऊपर फलां चीज़ के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो जितने ज़्यादा एड्स के ऊपर उसने क्लिक किया उतना ज़्यादा उसका रिवॉर्ड होगा। तो यू कैन मेक एन एजेंट विच इसेंशली गोज एंड क्लिक्स ऑन एड्स अपीयरिंग ऑन योर साइट सो दैट यू कैन अर्न मोर मनी, ठीक है। सो इट डजंट हैव टू बी अ गेम, ठीक है। लेकिन चूंकि गेम्स मैंने आपको पहले बताया कि वो रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशंस कर सकते हैं, तो इस वजह से गेम्स की बात की जाती है, ठीक है जी।